अध्याय 191 द्वितीय श्रेणी आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू। दो M3 प्रकार के IFVS कच्ची सड़क के बीचों बीच बहुत तेजी से आ रहे थे। ये दोनों सैन्य वाहन दो धातु के जानवरों की तरह दिख रहे थे, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहे थे। चाहे वह बड़े पेड़ों के तने हो या कंक्रीट के हिस्से, M3 IFV ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया और लगातार आगे बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के वातावरण और स्थितियों में चलने की इन मशीनों की महान शक्ति का प्रदर्शन किया। 200 मीटर से थोड़ा अधिक दूरी पर एक पेड़ पर खड़ी सुंदर और ठंडी शांगुआन बिंगजू ने एक पल के लिए युद्ध के मैदान को देखा और उसकी उदासीन निगाहें थोड़ी हिलने से नहीं बच सकीं। ये जगह बहुत ही अव्यवस्थित थी और यद्यपि उसने पहले भी विस्फोट की आवाज सुनी थी और सामने वाले जंगल के एक हिस्से को आग की लपटों में जलते हुए देखा था, लेकिन उसने ऐसी नरक जैसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। जमीन पर खून के धब्बे थे। 200 मीटर से अधिक व्यास का एक गड्ढा मुख्य सड़क के एक हिस्से तक फैला हुआ था। जंगल के दोनों हिस्सों का कुछ हिस्सा गायब हो गया था और वहां केवल ढीली मिट्टी और उलझे हुए पत्थरों का ढेर रह गया था। लेकिन जिस बात ने न केवल उससे बल्कि M3 IFV चला रहे दो सैन्यकर्मियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया, वह निस्संदेह द्वितीय आदेश भालू की दयनीय स्थिति थी। द्वितीय श्रेणी के भालू ने लगभग 20 लोगों की हत्या कर दी थी और उसकी भारी उपस्थिति के कारण 30 बचे हुए लोग दबाव का सामना करने में असमर्थ हो गए, जंगल में भाग गए और अन्य जंगली जीवों द्वारा मारे गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस्तेमाल किया गया हथियार पिस्तौल था, लाइट मशीन गन, हैवी मशीन गन या राइफल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस्तेमाल किया गया गोला बारूद सामान्य था या उच्च भेदन क्षमता वाला। उनके सामने प्राणी की सुरक्षा उस स्तर तक पहुंच गई थी जहां से वे केवल निराशा ही कर सकते थे। यहां तक कि करीब 20 ग्रेनेडों के विस्फोट से भी राक्षस को मामूली चोट ही लगी थी। वास्तव में घाव इतना मामूली था कि उसे लगभग पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता था। बदले में उन्हें केवल राक्षस का क्रोध और उन्मुक्त शक्ति ही मिली थी। तथापि अब मुझे नहीं पता कि असली राक्षस यहाँ कौन है। शांगुआन बिंगजू को नहीं पता था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, क्योंकि वह दूसरे आदेश के भालू की दयनीय स्थिति को देख रही थी। जानवर इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गिर पड़ेगा। लेकिन जब उसने बाई जेमिन को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ जो लड़ाई छिड़ी थी वह उसकी सोच से कहीं अधिक भयंकर थी। सर्वनाश शुरू होने के बाद यह पहली बार था जब उसने बाई जेमिन को इतनी दयनीय स्थिति में देखा था। यहाँ तक कि जब उसने फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ उसकी पहली मुठभेड़ और मौत की लड़ाई में उसकी जान बचाई थी, तब भी उसकी हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब थी, सिवाय उसके पैरों पर जलने के निशानों के, जिसकी वजह से वह लगभग चलने में असमर्थ हो गया था। इस समय बाई जेमिन का पूरा शरीर अस्त व्यस्त था। न केवल उसका एक हाथ टूटा हुआ था जो उसके बगल में बेकाबू होकर लटक रहा था, बल्कि उसके चेहरे के दाहिने हिस्से पर भी एक बड़ा घाव था जो अगर थोड़ा और गहरा या थोड़ा और नीचे होता तो उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर टुकड़ों में कट सकता था। वह ऐसा लग रहा था मानो वह देवताओं और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई से निकलकर आया हो। शांगुआन बिंगजू ने 2 सेकंड तक स्थिति को देखा और उसका विश्लेषण किया, फिर कुछ चिंतित होकर चिल्लाया, दूर हटो, जल्दी से। बाई जेमिन ने उसे देख लिया और वह तुरंत पीछे कूद पड़ा। इसके अलावा शांगुआन बिंगजू को भी यकीन था कि उसने वह कौशल सक्रिय कर लिया था जो उसे रक्त को नियंत्रित करने की अनुमति देता था, क्योंकि जानवर अपने ही खून में फंस गया था, जैसे कि वह एक छोटे पिल्ले को फंसाने वाली मजबूत लोहे की जंजीर हो। लेकिन वह जानती थी कि यह सब केवल 1 सेकंड तक ही चल सकता है, इसलिए उसने नेतृत्व से भरी आवाज में जल्दी से आदेश दिया, गोली चलाओ। M3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल चला रहे दो सैनिकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे उन्हें अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिला हो, 40 मिलीमीटर तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। धमाका, 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 धमाका। जिस क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी का भालू फंसा हुआ था, वहां आग की एक जोरदार बौछार हुई तथा उसके झुलसे हुए शरीर पर भयंकर दहाड़ के बाद रून चमक उठे। जैसे ही रून चमके, रक्त श्रृंखलाओं को घेरने और आकार देने वाला मान गायब हो गया और जानवर अपनी आजादी वापस पा गया। हालांकि समय का वह छोटा सा सेकंड IFVS की मुख्य तोपों द्वारा दागे गए 1 दर्जन से अधिक गोलों के विस्फोट में समा जाने के लिए पर्याप्त था। शांगुआन बिंगजू भी चुपचाप खड़ी नहीं रही। जब वह लड़ाई नहीं कर रही थी, उस समय बरामद की गई थोड़ी मात्रा का लाभ उठाते हुए उसने एक हाथ आसमान की ओर उठाया और दूसरे हाथ से अपनी छड़ी पकड़कर उस स्थान की ओर इशारा किया जहां जानवर पर बमबारी की जा रही थी। बर्फ के भाले। लगभग 3 मीटर लंबे 1 दर्जन बर्फ के भाले पूरी गति से बाहर निकले। क्षेत्र से टकराने के बाद जमने वाली बर्फ की ऊर्जा ने क्रेटर को बर्फ की रिंक में बदल दिया। गर्जन, रोष की दहाड़, लेकिन ज्यादातर डर और दर्द की, ने सभी के कान के पर्दे हिला दिए।
दोनों पैदल सैनिकों ने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की और मुख्य तोपों को मैन्युअल रूप से फायर करना जारी रखा, जबकि भारी मशीनगनों ने संकेतित स्थान पर स्वचालित रूप से फायर करना शुरू कर दिया। बाय जैमिन ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा कि दूसरा ऑर्डर भालू जंगल की दिशा में भाग रहा है। एक नज़र में वह प्राणी के शरीर पर बड़े बड़े खूनी घाव देख पाया और अब उसका बचा हुआ एकमात्र हाथ भी फट गया था। इसे टूटने मत दो, बाय जैमिन ने चिंता से चिल्लाया। अब उसके पास मन नहीं था और उसकी सहनशक्ति बहुत कम हो गई थी, इसलिए अब उसके लिए उसी तरह से लड़ना जारी रखना संभव नहीं था जैसा वह पहले करता था। दुर्भाग्यवश सैनिकों के पास, जो कि सामान्य अविकसित मानव थे, द्वितीय श्रेणी के भालू जैसे भयानक जानवर की गतिविधियों का अनुसरण करने का कोई तरीका नहीं था। इस तरह से घायल होने और अपनी गतिशीलता की गति पर गंभीर प्रभाव पड़ने के बावजूद इस जानवर की चपलता ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सामान्य प्राणी समझ सके या उसका अनुसरण कर सके। स्वूश! शांगुआन बिंगजू ने अपने दांत पीस लिए और फ्रोजन स्लाइड नामक अपने कौशल में से एक को सक्रिय किया, क्योंकि वह आगे बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे की जमीन जम जाती थी, जिससे उसकी चपलता और इस तरह उसकी गति कई अंकों से बढ़ जाती थी। बाय जेमिन द्वारा जानवर को गंभीर रूप से घायल कर दिए जाने तथा उसकी सहनशक्ति के खतरनाक रूप से कम हो जाने और फिर आईएफवी की 40 मिलीमीटर तोपों से हमले झेलने के कारण शांगुआन बिंगजू की गति इतनी तेज थी कि वह जंगल में काफी अंदर तक जा सका और कुछ ही समय में जानवर को पकड़ सका। दूसरे क्रम के भालू की आंखें भय से चमक उठीं, क्योंकि उसने देखा कि एक इंसान उसका रास्ता रोक रहा है। वह भागना चाहता था। अपनी वर्तमान स्थिति में सहज वृत्ति और उसकी कम बुद्धि ने उसे बताया कि अगर वह वहां रहा तो उसे निश्चित रूप से लोहे की मशीनों द्वारा मार दिया जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे वह जानवर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता रहा और बाधा को कुचलने के इरादे से अपने पंजों से वार करने लगा। शांगुआन बिंगजू का चेहरा पीला पड़ गया। इतनी दयनीय स्थिति में भी जानवर अभी भी इतना शक्तिशाली था कि उसने उसे किसी भी तरह से कम आंकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने उसे रक्षात्मक रुख में रखने से पहले सीधे अपने बचे हुए 30 मन पॉइंट को एक परशु बनाने में खर्च कर दिया। झनकार! जानवर के पंजे में, जो कि लगभग पूरी तरह से सहनशक्ति खो चुका था, पहले जितनी ताकत नहीं थी। बर्फ के परशु से टकराने पर वह उसे तुरंत नष्ट नहीं कर सकता था। शांगुआन बिंगजू का सुंदर और आकर्षक चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि वह डरावना लग रहा था। उसके मीठे लाल होठों पर खून का कोई निशान नहीं था, क्योंकि उसका 100% मन खो गया था। उसी समय द्वितीय श्रेणी के भालू की शक्ति के कारण उसके आंतरिक अंग हिलने लगे और उसके मुंह के कोने से लाल रक्त की एक छोटी सी धार बह निकली। क्रैक क्रैक! बर्फ के पट्टे पर दरारें फैल गईं, लेकिन उसने अपनी स्थिति सहन की और चिल्लाई, बाय जैमिन! बिजली की चमक ही वह उत्तर था जिसका वह इंतजार कर रही थी। नरक से निकले किसी भूत की तरह खून से लथपथ बाय जेमिन उस भयानक जानवर के सिर के ठीक ऊपर प्रकट हुआ और अपने शरीर को पूरी तरह घुमाते हुए अपने दाहिने पैर से राक्षस के लगभग नष्ट हो चुके सिर पर दृढ़तापूर्वक और भयंकर प्रहार किया। टकराना! एक भयानक धमाके के साथ उस जानवर का सिर, जिसने उन्हें इतनी तकलीफ और दर्द दिया था, हजारों टुकड़ों में फट गया। लगातार उसके शरीर की रक्षा करने वाले मैना के नुकसान के बाद उसकी सुरक्षाएं ध्वस्त हो गई थी, इसलिए बाय जैमिन की भयंकर लात, जिसमें उसकी सारी ताकत समाहित थी, ने खून को हर जगह फैला दिया। उसी समय जानवर के शरीर से अलग अलग आकार के 3 आत्मिक शक्ति के गोले निकले। सबसे छोटा गोला शांगुआन बिंगजू के शरीर में प्रवेश कर गया। दूसरा बड़ा गोला जंगल में उड़ गया और पेड़ों में गायब हो गया। जहां तक बड़े और चमकीले गोले की बात है, तो वह स्वाभाविक रूप से बाय जेमिन के शरीर में प्रवेश कर गया। शांगुआन बिंगजू, बाय जेमिन और कई जिंगई को एक समान संदेश मिला जो उनकी रेटिना में चमक गया। संदेश में एकमात्र अंतर एक शक्तिशाली दुश्मन से प्राप्त आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद प्राप्त अतिरिक्त आंकड़े थे। लेकिन उन तीनों ने एक बात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। आपने द्वितीय क्रम आश्चर्यजनक रूप से मजबूत पुरातन भालू स्तर 58 की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। अब तक की सबसे भयंकर लड़ाई के बाद अंततः तीनों लोगों की नसें शांत हुईं और उनके फेफड़ों से राहत की सांस निकली। अध्याय 192 सांत्वना और भरोसा। जब जानवर का लाल खून टूटी खोपड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों और मस्तिष्क के मिश्रित पदार्थ के साथ पूरे फर्श पर फैल गया, तो बाय जेमिन और शांगुआन बिंगजू ने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी राहत महसूस नहीं की थी। वास्तव में पहली बार उन दोनों को लगा कि आत्मा रिकॉर्ड के अस्तित्व के कारण जादुई रूप से उनकी रेटिना में चमकने वाले संदेश परेशान करने वाले नहीं थे। यहां तक कि जब वे प्रथम क्रम में विकसित हुए तब भी उन्होंने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। इतना आतंक था कि एक द्वितीय श्रेणी के जानवर ने उनके शरीर और मन पर कहर ढा दिया था।
बाई जेमिन और शांगुआन बिंगजू को पता था कि अगर वे दोनों वास्तव में चाहते तो कम से कम उनके पास बच निकलने का एक अच्छा मौका होता जब द्वितीय आदेश भालू अन्य बचे लोगों पर एक तरफा नरसंहार कर रहा होता। लेकिन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। हालांकि उनके इरादे अलग अलग थे, लेकिन अंत में नतीजा एक ही निकला। शांगुआन बिंगजू ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, न केवल इसलिए कि उसके दो बचपन के दोस्त जंगल में थे, बल्कि भले ही उसे ठंड लग रही थी, वह वास्तव में उन लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ सकती थी जिन्होंने किसी न किसी तरह से अपना जीवन उसे सौंपा था। कभी कभी सबसे ठंडे लोग वे होते हैं जिनके मन में सबसे गर्म भावनाएं होती हैं। शायद यह उस कहावत का एक ज्वलंत उदाहरण था। जहां तक बाई जेमिन का प्रश्न है, उसके पास दो सरल कारण थे कि उसने लिलित की चेतावनी के बावजूद पीछे क्यों नहीं हटना चाहा। एक, वह नहीं चाहता था कि उसकी सारी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाए। उसने अपनी इस स्थिति तक पहुंचने के लिए और इस नरक के बीच में अपने लिए काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत की थी जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। दो, अगर वह भाग गया तो बाई जेमिन को यह एहसास हुआ कि वह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज खो देगा। वह क्या था, यह उसे नहीं पता था। इसके अलावा अगर उसे एक बार भागना पड़ा तो उसे भविष्य में निश्चित रूप से दो बार भागना पड़ेगा, और अगर उनमें से किसी एक अवसर पर उसे भागने की अनुमति नहीं दी गई, तब वह क्या करेगा। इसलिए बाई जेमिन ने अपने जीवन को थोड़ा जोखिम में डालकर मजबूत बनना पसंद किया। आखिरकार उसने नहीं सोचा था कि वह मर जाएगा। इस तरह वह अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति की आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता था और धीरे धीरे खुद को वास्तविक खतरे के उन क्षणों के लिए तैयार कर सकता था जब उसे ये भी पता नहीं होता था कि वह उस स्थिति से जीवित बच पाएगा या नहीं। आपने द्वितीय क्रम आश्चर्यजनक रूप से मजबूत पुरातन भालू स्तर 58 की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। आपको शक्ति जोड़ 8-6, चपलता जोड़ 7-5, सहनशक्ति जोड़ 6-2, स्वास्थ्य जोड़ 41, मन जोड़ 41, जादू जोड़ 5-9 प्राप्त हुआ है। आपका स्तर ऊपर उठ गया है और आप 41वें स्तर पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट प्राप्त हुए हैं। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है और आप 45वें स्तर पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट प्राप्त हुए हैं। हालांकि बाई जेमिन ने सेकंड ऑर्डर के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू की सारी आत्मा शक्ति को अवशोषित नहीं किया था, लेकिन उसका एक हिस्सा ही उसके समग्र आंकड़ों को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि वह भी बहुत हैरान था। आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय श्रेणी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू की आत्मिक शक्ति जिसे बाई जेमिन, शांगुआन बिंगजू और कई जिंगई ने अवशोषित कर लिया था, वह सारी आत्मिक शक्ति नहीं थी जो वे प्राप्त कर सकते थे यदि उन्होंने आधुनिक हथियारों का उपयोग नहीं किया होता। वास्तव में कई जिंगी को आत्मा रिकॉर्ड द्वारा उपलब्ध आत्मा शक्ति के एक हिस्से से पुरस्कृत किए जाने का एकमात्र कारण शायद ये था कि यद्यपि उसने बाहरी हथियारों का उपयोग किया था, रणनीति, जोखिम, हमले के लिए सही अवसर ढूंढना, ये सब उसने खुद ही किया था। कई जिंगई की स्थिति उन बचे लोगों से बिल्कुल अलग थी जिन्होंने सिर्फ एक आधुनिक बंदूक उठाए और दूर के दुश्मन पर गोली चला दी। ये कहना कि उसने अतिरिक्त आंकड़े अर्जित किए थे किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं थी। न केवल अपने हिस्से के साथ वह इतने सारे आंकड़े हासिल करने में कामयाब रहा, बल्कि उसका स्तर एक कदम में सीधे 45 तक पहुंच गया। लिलित के अनुसार कई लोग महीनों या सालों तक मेहनत करने के बाद भी अपने स्तर को ऊपर नहीं उठा पाते। आखिरकार 95% जीवित प्राणी समान स्तर या उससे कम के दुश्मनों का शिकार करते हैं, धीरे धीरे सोल पावर जमा करते हैं जब तक कि सोल रिकॉर्ड उन्हें अगले स्तर पर नहीं ले जाता। ये सबसे सुरक्षित और सबसे लोकप्रिय विकासवादी मार्ग था। इसलिए इतने सारे स्तरों पर ऊपर जाना या लगातार इतनी तेजी से ऊपर उठना आम बात नहीं थी और केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही ऐसी उपलब्धियां हासिल कर पाते थे। बेशक पूरे जीवित अस्तित्व की तुलना में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग। इन विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों की संख्या वास्तव में करोड़ों में थी। आखिरकार ब्रह्मांड बहुत विशाल था और मौजूदा दुनियाओं की संख्या बस अनगिनत थी। जब अतिरिक्त आंकड़े उसकी आत्मा में समाहित हो गए तो बाई जेमिन ने महसूस किया कि वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है और शांगुआन बिंगजू की नीली आंखों में सुखद आश्चर्य के भाव से वह भी उसके समान ही विकासवादी प्रक्रिया का अनुभव कर रहा था। बाई जेमिन को सबसे अधिक संतुष्टि तब मिली जब उसके स्वास्थ्य में कुछ दर्जन अंकों की वृद्धि हुई। यह उसकी वर्तमान स्थिति के कारण था। उफ! बाई जेमिन ने धीरे से अपने फेफड़ों की हवा बाहर निकाली और वह धीरे से फर्श पर बैठ गया। दुनिया की किसी भी चिंता के बिना वह बस जमीन पर आराम से लेट गया और उसकी खाली निगाहें आसमान की ओर देखने लगीं।
उसके पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि कोई भी इसे तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक कि वह खुद इसका अनुभव न करे। उसके बाएं हाथ की हड्डियां 20 या 30 टुकड़ों में टूट चुकी थीं और अब जब वह थोड़ा शांत और शांत था तो उसे एहसास हुआ कि उसकी 3 पसलियां टूट चुकी हैं। मानो ये काफी नहीं था, उसके चेहरे पर खुजली हो रही थी और बहुत दर्द हो रहा था। उसने अनजाने में अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया, लेकिन शांगुआन बिंगजू ने उसे रोक दिया और शांति से उसकी ओर देखते हुए कहा, इसे मत छुओ। उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने समझाया, आप बाल अपनी एक आंख खोने से बच गए। मुझे लगता है कि आपके स्वास्थ्य का आंकड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं नंगी आंखों से भी देख सकती हूं कि ऊतक कितनी धीमी गति से हिल रहे हैं। मुझे लगता है कि घाव पूरी तरह से गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। खैर, मुझे लगता है कि लगभग 300 स्वास्थ्य अंकों के साथ मेरी रिकवरी का राक्षसी होना सामान्य है। बाई जैमिन ने अपना हाथ फिर से जमीन पर गिरने देने से पहले चुपचाप सोचा। शांगुआन बिंगजू भी बाई जैमिन के पास ही जमीन पर बैठ गया। वे दोनों चुप रहे। उनमें से किसी में इतनी भी ऊर्जा नहीं थी कि वे ये देख सके कि उन्हें दूसरे क्रम के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू की मृत्यु से कुछ हासिल हुआ है या नहीं। उसने यह नहीं देखा कि भले ही उनके बीच मुश्किल से आधा मीटर की दूरी थी, लेकिन उसे कोई खास असहजता महसूस नहीं हुई। शायद थकान थी, कौन जानता है। बाई जैमिन को यह एहसास नहीं था कि वह अनजाने में शांगुआन बिंगजू पर ज्यादा भरोसा करने लगा था, वरना वह कभी खुद को इस तरह से गिरने नहीं देता, जाहिर तौर पर खुद को बचाने में असमर्थ। शायद ये थकान थी, कौन जानता है। जंगल के दूसरी ओर मानव रूप में लिलिथ ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभरी जब उसने बाई जैमिन और बर्फ की राजकुमारी को द्वितीय श्रेणी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू के बेजान शव से थोड़ी दूरी पर बैठे देखा। बुरा नहीं है, उसने सोचा। उसका हृदय अवर्णनीय खुशी से उमड़ रहा था, न केवल कठिन संघर्ष से प्राप्त तथा पहले असंभव प्रतीत होने वाली जीत के कारण। अध्याय 193 बाह्य सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य। कुल मिलाकर लगभग 20 मिनट बीत गए और बाई जैमिन और शांगुआन बिंगजू दोनों चुप रहे। दोनों ने चुपचाप आराम किया, जितनी जल्दी हो सके उतनी ऊर्जा हासिल करने की कोशिश की। यद्यपि वह दोनों द्वितीय श्रेणी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू की आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद कम से कम एक बार स्तर ऊपर उठा चुके थे तथा युद्ध के दौरान खपत हुई सहनशक्ति और मन की 100% पुनः प्राप्ति कर चुके थे, तथापि जो थकान उनकी आत्माओं की गहराई से आती प्रतीत हो रही थी वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आत्मा अभिलेख केवल 1-2 बार स्तर ऊपर करके आसानी से ठीक कर सकता था। बाई जैमिन और शांगुआन बिंगजू को अपने पहले द्वितीय श्रेणी के दुश्मन के खिलाफ लड़ाई के दौरान जो तनाव का सामना करना पड़ा वह इस स्तर तक पहुंच गया था कि लड़ते समय उन्हें सामान्य से अधिक सहनशक्ति खर्च करनी पड़ी। क्या हम जीत सकते हैं? क्या हम बच सकते हैं? बाकी लोगों का क्या होगा? मेरे प्रियजनों का क्या होगा? ये सभी और कई अन्य सवाल थे जिनका सामना वह दोनों लगातार हर पल और हर मिनट करते रहे। इस मामले में बाई जैमिन शांगुआन बिंगजू से अलग नहीं थे। आखिरकार भले ही उन्हें गंभीर रूप से घायल होने पर भी कम से कम मरने का भरोसा नहीं था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उन्हें विजयी होने का भी कोई भरोसा नहीं था। खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होने के कारण बाई जैमिन को विश्वास था कि वह दूसरे क्रम के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू को भगाने में सक्षम होगा। उसे मारने के बारे में ऐसा विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया। हालांकि समीकरण में 2 IFVS को जोड़ने से सब कुछ बदल गया। इसके अलावा यदि ये तथ्य न होता कि बाई जैमिन ने अपने समग्र आंकड़ों में से किसी को भी वितरित करने के लिए 60 से अधिक निःशुल्क स्टेटस अंक बचाकर रखे थे, जिससे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह द्वितीय श्रेणी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू को चुनौती दे सकता था, तो वह निश्चित रूप से इतने लंबे समय तक लड़ने में सक्षम नहीं होता। सौभाग्य से लड़ाई के बीच में लाइटनिंग मूवमेंट बंद नहीं हुआ, अन्यथा ये बताना मुश्किल हो जाता कि उस शापित भालू का सिर फटा या मेरा सिर फटा। बाई जैमिन खुशी से झूम उठा। दूसरे क्रम के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू की चपलता का आंकड़ा निस्संदेह उच्च था, इतना उच्च कि वह बिजली की चाल सक्रिय होने पर बाई जैमिन के खिलाफ बराबरी पर खड़ा हो सकता था। इसका मतलब यह था कि अगर वह चपलता में महान वृद्धि और इस प्रकार बिजली की गति खो देता तो बाई जैमिन निश्चित रूप से मर जाता। इसलिए लड़ाई को अधिकतम 5 मिनट में समाप्त किया जाना था। शांगुआन बिंगजू ने धीरे से अपनी आंखें खोली क्योंकि उसने थोड़ी दूर पर उस आदमी की बुदबुदाहट सुनी। उसकी ओर देखे बिना उसने शांति से पूछा, लाइटनिंग मूवमेंट उस कौशल का नाम है जो आपको और कई जिंगई को क्लोन बनाने और अपनी चपलता को अचानक बढ़ाने की अनुमति देता है।
अगर यह अतीत में होता तो बाई जैमिन निश्चित रूप से शांगुआन बिंगजू को अपने कौशल से जुड़ी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। हालांकि अभी अभी हुई लड़ाई के बाद चीजें थोड़ी अलग थीं। न केवल यह आंशिक रूप से उसके अस्तित्व के कारण था कि वह जीतने में कामयाब रहा और उसे निराशा में नहीं पड़ना पड़ा, बल्कि जब वह इतनी दयनीय स्थिति में था तब भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसका उसे धोखा देने का कोई इरादा था। ऐसा कहा जा रहा है इस समय बाई जैमिन की कुल शक्ति शायद अधिकतम उसकी अधिकतम कुल शक्ति का 40% थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि न केवल उसने एक हाथ की गतिशीलता खो दी थी, बल्कि उसके पूरे शरीर में इतनी चोट लगी थी कि थोड़ी सी भी हरकत उसे नारकीय पीड़ा देती थी। आखिरकार द्वितीय श्रेणी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू ने उसके पूरे शरीर पर प्रहार किया था और भले ही उसकी सारी हड्डियां न टूटी हों, बाई जैमिन को यकीन था कि अगर उसने अपने कपड़े उतारे तो वह अपने शरीर को बदसूरत चोटों से ढका हुआ देखेगा। इसके अलावा उसने जो सवाल पूछा था वह न तो निजी था और न ही उससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। इसलिए बाई जैमिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जवाब दे दिया, ये सही है। लाइटनिंग मूवमेंट मेरा सबसे मजबूत मूवमेंट कौशल है। ये वही कौशल है जो कई जिंगई के पास है। मैं समझ गई। उसने सिर हिलाया। हालांकि वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि दो लोग एक ही समय में इतनी शक्तिशाली हरकतें कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसने ज्यादा कुछ न पूछने का फैसला किया। आखिरकार हर किसी के अपने अपने राज होते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद बाई जैमिन ने धीरे से घुरघुराहट की और खड़े होने की कोशिश की। पूरे शरीर में महसूस हो रहे दर्द और खुजली से उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। लिलिथ ने उसे पहले ही समझाया था कि यह उसके शरीर के गहरे घावों से आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से उबरने का परिणाम था, इसलिए उसने उस असुविधा को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। आपके चेहरे पर जो घाव है उसे ठीक होने में शायद आपको 1 सप्ताह का समय लगेगा। शांगुआन बिंगजू ने पर्याप्त आराम कर लिया था क्योंकि वह भी उसके चेहरे पर देखते हुए खड़ी हो गई थी। 1 सप्ताह। बाई जैमिन को आश्चर्य हुआ। हालांकि जल्द ही उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या यह इतना बुरा है? उसने देखा था कि कैसे वह पहले भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ लड़ाई में तेजी से ठीक हुआ था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि उसकी रिकवरी की गति कितनी तेज थी। लेकिन फिर भी उसने ऐसे शब्द कहे। शांगुआन बिंगजू ने कुछ नहीं कहा और अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। उसके चारों ओर हल्की बर्फीली धुंध छा गई और जल्द ही उसके हाथ पर बर्फ का एक छोटा टुकड़ा जम गया। तुम इसे देखो। उसने बर्फ का दर्पण उसे थमा दिया। ये कौशल वास्तव में सुविधाजनक है। बाई जैमिन हंसना चाहता था, लेकिन अपने घाव को और अधिक खराब करने के डर से हिम्मत नहीं जुटा पाया। बर्फ में अपना प्रतिबिंब देखकर बाई जैमिन ने चुपके से आह भरी और उसका दिल भय से भर गया। उसके चेहरे पर एक लंबा घाव था। दाहिनी ओर थोड़ी से लेकर आंख के नीचे तक उसने एक बड़ा खूनी घाव देखा जो देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। लाल मांस के अलावा बाई जैमिन को कई हिस्सों में अपनी खोपड़ी की सफेद हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। तुम सच में भाग्यशाली थे, शांगुआन बिंगजू ने कहा। उसने हमेशा की तरह उसी उदासीन भाव से उसकी ओर देखा और उसकी आंखें इस दृश्य से विशेष रूप से नाराज नहीं दिखीं। 1 या 2 सेंटीमीटर ज्यादा होने पर तुम्हारी जान जा सकती थी। बाई जैमिन चुप हो गया और सिर हिला दिया। वास्तव में मौत उसके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब थी। अपने उच्च स्वास्थ्य के बावजूद उसे ठीक होने में कम से कम 4 या 5 दिन लगेंगे और निशान से बचने के लिए उसे संभवतः घाव पर 1 या 2 बार कंगलैन द्वारा लेसर हीलिंग का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। भूल जाओ। बाई जैमिन ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर देखते हुए थोड़ा आश्चर्य से कहा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम मुझे इस तरह देखकर भी अपना धैर्य बनाए रख सकती हो। भूल जाए कि महिलाएं नाजुक होती हैं और उन्हें बदसूरत चीजें पसंद नहीं होती, यहाँ तक कि जब वह खुद अपना प्रतिबिंब देखता था तो वह खुद भी थोड़ा डर जाता था। हालांकि उसके सामने खड़ी महिला की नंगी आंखों से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखती थी, जो उसे आश्चर्यचकित कर रही थी और उसे उत्सुक बना रही थी। शांगुआन बिंगजू ने कंधे उचकाए और कुछ ऐसा कहा जिससे बाई जैमिन को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। आखिरकार तुम और मैं मांस और खून से बने हैं। तुमने वह परत खो दी है जो हमारे शरीर को थोड़ा सा सजाती है और उसकी कुरूपता को ढकती है। इसके अलावा जब मैं छोटी थी तो मैंने बाहरी सुंदरता जैसी चीजों की परवाह करना बंद कर दिया था। मैं इस बारे में अधिक चिंता करती हूँ कि क्या किसी व्यक्ति के पास एक भरोसेमंद आत्मा है या क्या वह इतनी सुंदरता के पीछे वास्तव में एक दुष्ट प्राणी को छिपा रहा है। अध्याय 194 ग्रीन ओब महाकाव्य ग्रेट खजाना। बाई जैमिन चुप था और शांगुआन बिंगजू के कहे शब्दों पर विचार कर रहा था। ये कहना कि उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ झूठ होगा। शांगुआन बिंगजू उनसे लगभग 1 या 2 साल बड़ी थी,
उसकी पृष्ठभूमि भी सामान्य नहीं थी, वरना वह चेन्हे और वू यीजुन जैसे लोगों की बचपन की दोस्त नहीं हो सकती थी जो चीनी सेना या सरकार से गहराई से जुड़े थे। हालांकि उसने जो शब्द कहे थे वे उसके दिल की गहराई से निकले हुए लग रहे थे, न कि केवल अच्छे शब्द जो परिपक्वता दिखाने के लिए कहे गए थे। तो फिर 22 या 23 साल की लड़की को किस तरह की जिंदगी जीनी पड़ती होगी कि वह ऐसे शब्द बोल सके जो आमतौर पर अधेड़ या बुजुर्ग लोग बोलते हैं। बाई जैमिन को न तो पता था और न ही वह सोचता था कि दूसरों की निजी जिंदगी के बारे में पूछना शिष्टाचार है। यद्यपि दोनों के बीच विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक कदम था और उसे विश्वास नहीं था कि ऐसी कोई चीज उसके लिए सीधे तौर पर दिलचस्पी की चीज थी। इसलिए कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद उन्होंने बस सिर हिला दिया। मैं समझ गया। क्या तुम नहीं देखोगे कि वहां क्या है? शांगगुआन बिंगजू ने द्वितीय श्रेणी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू के निर्जीव शिथिल शरीर की ओर इशारा किया। बाई जेमिन पिछली बातचीत पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था। उसने चमकती आंखों से द्वितीय श्रेणी के जानवर की लाश को देखा। इस बार उसे युद्ध में जो लूट का माल मिल सकता था उसके बारे में सोचकर उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। भले ही द्वितीय श्रेणी का आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू ग्रेनेड से थोड़ा घायल हो गया हो और अंत में 2 M3 IFV की मुख्य तोपों से काफी घायल हो गया हो, कम से कम कुछ तो अच्छा होना चाहिए, है न? बाई जैमिन ने मन ही मन सोचा। चाहे आप इसे किसी भी तरह से कहें, एक द्वितीय श्रेणी का जानवर एक द्वितीय श्रेणी का जानवर ही होता है। इसके अलावा वह जानवर जिसे कई स्तरों से नीचे के अस्तित्व और पूरी तरह से निम्न श्रेणी के अस्तित्व द्वारा बुरी तरह पीटा और मारा गया हो। शरीर के हर हिस्से में महसूस हो रहे दर्द के कारण धीमी गति से मृत पशु के शरीर की ओर चलते हुए बाई जेमिन ने जल्द ही कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उसे जोर से लार निगलने को मजबूर होना पड़ा। यह है, उसने आश्चर्य में शांगगुआन बिंगजू से कहा। वह आगे बढ़ी और उसके पास रुक गई। उसकी खूबसूरत आसमानी रंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, हरा। एक हल्की हरी चमक चमकी और सेकंड ऑर्डर आश्चर्यजनक रूप से मजबूत पुरातन भालू के शरीर के ठीक बगल में चमकी। ये वस्तु एक प्राकृतिक हीरे के गोले की तरह बिल्कुल गोलाकार थी, जिसे कोई भी इंसान दोहरा नहीं सकता था। लिलिथ के अनुसार शत्रु की आत्मिक शक्ति से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न खजाने के गोले, जिन्हें अवशोषित नहीं किया जा सकता था, को 7 स्तरों के पैमाने में विभाजित किया गया था। जहां तक बाई जेमिन की आंखों के सामने वाले गोले की बात है, वह वास्तव में एक हरा गोला था। नीचे से ऊपर तक 7 में से चौथे स्थान पर हरे रंग का खजाना गोला एक महाकाव्य ग्रेड खजाने का प्रतिनिधित्व करता है। ये कहना कि बाई जैमिन अविश्वसनीय रूप से उत्साहित और खुश थे, ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि इस समय वह कैसा महसूस कर रहे थे। हालांकि जल्द ही उनके मन में एक संदेह पैदा हो गया। क्यों? हालांकि यह आश्चर्यजनक था कि उसने अभी अभी क्या हासिल किया था, अपने से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली प्राणी को हराया था। बाई जेमिन को विश्वास नहीं था कि इस स्तर का खजाना यहां प्रकट हो सकता है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लिलिथ की मोहक आवाज उसके सिर में गूंजी, जो उसके संदेहों को दूर कर रही थी, जैसे वसंत की गर्म हवा शरद ऋतु की ओस को साफ कर रही हो। सोल रिकॉर्ड के खजाने वास्तविक दुश्मन की शक्ति के अंतर के अनुसार उत्पन्न होते हैं, यानी दुश्मन की सोल पावर आपकी तुलना में जितनी ज्यादा होगी, उच्च रैंक वाले खजाने को प्राप्त करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। जैसा कि आप पहले ही देख चुके होंगे, एक दूसरा क्रम अस्तित्व एक ऐसा अस्तित्व है जिसका सामना आप अभी तक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने एक को मार दिया। शायद सोल रिकॉर्ड आपको आपकी उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करना चाहता था। कौन जानता है? बाई जैमिन को अंततः सब कुछ समझ आ गया। सरल शब्दों में कहें तो आत्मा अभिलेख से आने वाले खजानों का प्रकट होना इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि दुश्मन उच्च कोटि का है या नहीं, बल्कि यह शक्ति के अंतर पर निर्भर करता था। इसका अर्थ यह था कि यदि चौथे क्रम का प्राणी अपने ही क्रम के किसी शत्रु द्वारा मारा जाए तो भी वह सामान्य श्रेणी का लाल गोला नहीं देगा, तथा यदि वह उच्चतर क्रम के किसी शत्रु द्वारा मारा जाए तो भी वह कुछ नहीं देगा। सचमुच दूसरे क्रम के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू को यहां नहीं मरना चाहिए था। लिलिथ भी अभी भी उस विस्मय को शांत नहीं कर पाई थी जो उसके दिल में था जब वह दूर से भालू के बेजान शरीर को देख रही थी। प्रथम क्रम अस्तित्व और द्वितीय क्रम अस्तित्व के बीच शक्ति का अंतर उतना ही बड़ा था जितना कि एक सामान्य मानव और एक ऐसे मानव के बीच का अंतर जो पहले से ही प्रथम क्रम अस्तित्व बन चुका था और उस क्रम के भीतर कई उन्नत स्तर पर था। ये प्रथम आदेश में आगे बढ़ने और 30वें स्तर तक पहुंचने के बाद पिछले बाई जेमिन की तुलना उसके साथ करने जैसा था। प्रथम आदेश और द्वितीय आदेश के बीच अंतर कितना बड़ा और भयावह था। चलो इसे उठा लो, शांगगुआन बिंगजू ने आग्रह किया। उसने उसकी ओर देखा और थोड़ा झिझका।
जबकि यह सच था कि लगभग सारा काम उसने ही संभाला था, वास्तविकता ये थी कि बाई जैमिन अच्छी तरह जानता था कि अगर वह न होती तो दुश्मन उसे मार सकता था या सबसे अच्छी स्थिति में भाग सकता था। जहां तक उसे मारने की बात है, बाई जैमिन ऐसा नहीं कर पाता। उस समय तक न केवल उसने अपना 90% से अधिक मान खो दिया था, बल्कि रक्त इच्छा के निरंतर सक्रियण और तीव्र युद्ध के कारण उसने अपनी सहन शक्ति का लगभग 70-80% भी खर्च कर दिया था। उसके शरीर पर लगे घावों ने मदद नहीं की और उसके लाइटनिंग मूवमेंट कौशल के प्रभाव के गायब होने से पहले 60 सेकंड से भी कम समय बचा था, जिससे वह जानवर की बेहतर चपलता की दया पर छोड़ दिया गया। शांगुआन बिंगजू ने उसके विचारों को समझ लिया और मन ही मन उसके बारे में अपनी धारणा को काफी बेहतर बनाने से खुद को नहीं रोक सकी। बस इसे ले लो, हम लूट और इस तरह की चीजों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। उसने बस अपना हाथ हिलाया जैसे कि कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है फिर। बाई जैमिन ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़कर एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का हरा गोला उठा लिया। स्वूश! दृढ़ता से दबाने पर दरारें पूरे गोले में फैल गईं, जिससे एक चमकदार सफेद रोशनी निकली जिसने उन दोनों को क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। बाई जेमिन को लगा कि उसके हाथ में एक नई वस्तु उभरी है, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अंततः आश्चर्य से उस खजाने को देखा जो हरे रंग के गोले से निकला था। ये वस्तु आश्चर्यजनक रूप से एक अजीब दिखने वाली बंदूक थी, एक ऐसा हथियार जो बंदूक के आकार का था जिसे उन दोनों में से किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये किसी फिल्म या एनिमेशन में दिखाई गई साइंस फिक्शन बंदूक की तरह लग रही थी। बंदूक का आकार मोटे तौर पर 9 mm पिस्तौल जैसा था, लेकिन थोड़ा बड़ा था। इसका रंग गहरा नेवी ब्लू था और तूथन की जगह इसके सामने की तरफ एक पतली 2 मिलीमीटर चौड़ी लाइन थी जिसका रंग दूधिया सफेद था और ट्रिगर भी दूधिया सफेद था। बाई जैमिन का ध्यान सबसे अधिक इस बात पर गया कि जिस भाग पर पत्रिका का निचला भाग होना चाहिए था, वहां वास्तव में एक अजीब क्रिस्टलीय रंग का गोला था जिसमें प्रकाश के रहस्यमयी गतिशील कण थे। अध्याय 195 अनंत कमी महाकाव्य ग्रेट खजाना। बाई जैमिन और शांगुआन बिंगजू ने अनजाने में एक दूसरे को देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में जटिल नजर देखी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा हथियार नहीं देखा था जैसा कि उनके हाथों में था। सिर्फ इसके भविष्यवादी स्वरूप के आधार पर ही यह निश्चित रूप से मानव जाति की वर्तमान तकनीक से कई साल आगे था। शांगुआन बिंगजू हथियार के बारे में अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। उसने अपना नाजुक हाथ हथियार के ऊपर रखा और उसका विवरण और जानकारी जानना चाहा। बाई जैमिन ने भी वैसा ही किया और दोनों की रेटिना में हरे रंग के शब्दों की एक श्रृंखला चमक उठी। अनंत कमी महाकाव्य ग्रेट खजाना। गैर चलती वस्तुओं या बेजान प्राणियों को कम करने में सक्षम एक किरण को गोली मारो। शक्ति सोलस्टोन के माध्यम से प्रशासित ऊर्जा पर निर्भर करती है। सोलस्टोन की ग्रेड और शुद्धता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक वस्तुएं कम हो सकती हैं और इसका क्रम या स्तर उतना ही अधिक होगा। वस्तुओं को कम आकार की स्थिति में रखने के लिए प्रतिदिन 1 सोल मेगासाइक्लोन ऊर्जा की खपत होती है। हर 24 घंटे में 2 सोल मेगासाइक्लोन ऊर्जा उत्पन्न करता है। वर्तमान सोल मेगासाइक्लोन 0/5 लाख। नोट: कुल आकार में कमी की परवाह किए बिना वस्तुओं का वजन आधे से कम हो जाता है। एक ऐसा हथियार जो वस्तुओं को छोटा कर सकता है। बाई जैमिन का दिल उसकी छाती पर इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उत्तेजना के कारण वह किसी भी क्षण भाग जाना चाहेगा। अपने बेहद शक्तिशाली नाम के बावजूद अनंत कमी की कई सीमाएं थीं। उदाहरण के लिए, ये चलती वस्तुओं के खिलाफ काम नहीं करता था और जीवित प्राणियों के खिलाफ भी बेकार था। हालांकि बाई जैमिन को इनमें से किसी के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। आखिरकार एक महाकाव्य ग्रेट खजाना सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी सीमाओं के बावजूद, जो वास्तविक युद्ध में अनंत कटौती के उपयोग को व्यावहारिक रूप से असंभव बना देती हैं, ये खजाना बाई जैमिन के लिए इतना कीमती था कि यह अमूल्य था। ये सही है। भले ही यह युद्ध में उपयोगी खजाना न हो और भले ही यह मात्र एक आंकड़ा भी न हो, लेकिन यह खजाना एक निश्चित दृष्टिकोण से बाई जेमिन द्वारा अब तक प्राप्त सभी खजानों से भी अधिक मूल्यवान था। अनंत कटौती के साथ बाई जेमिन अंततः अपनी वस्तुओं के आकार को कम करने और उन्हें अधिक आसानी से ले जाने में सक्षम हो जाएगा। यद्यपि उसके पास लिलित की तरह कोई स्थानिक भंडारण खजाना नहीं था, परंतु इस खजाने के साथ उसका पूरा जीवन अचानक हजारों गुना हल्का और आसान हो गया था। क्या अविश्वसनीय खजाना है! ये वास्तव में महाकाव्य शब्द के योग्य है। शांगुआन बिंगजू ने आह भरी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वस्तुओं के आकार को छोटा करने में सक्षम ऐसा हथियार कितना मूल्यवान है, विशेष रूप से गठन के बीच में एक गुट के लिए। अब यह जरूरी नहीं रह गया था कि हर बार जब राक्षस दिखाई देते तो उन्हें लाशों की देखभाल के लिए सैकड़ों बचे हुए लोगों को ले जाना पड़ता।
वे बस आकार को छोटा कर सकते थे, उन्हें एक वाहन में लोड कर सकते थे और उन्हें शुरुआती गांव में ले जा सकते थे जहां बचे हुए लोग ज्यादा आराम से और ज्यादा सुरक्षित तरीके से काम कर सकते थे। आज की तरह की घटनाएं, जहां एक अत्यंत शक्तिशाली दुश्मन अस्तित्व ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1 दर्जन से अधिक लोगों की हत्या कर दी, शायद फिर कभी न घटे। कम से कम ऐसी घटना होने की संभावना बहुत कम हो गई थी। भाई जेमिन अब शांत नहीं रह सका और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे वह अपने शरीर के दर्द और घावों को भूल गया हो। उसने दूसरे क्रम के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाया, ये देखने के लिए कि क्या उसने कोई और वस्तु गिराई है। वह निश्चित रूप से कुछ भी पीछे छोड़ने को तैयार नहीं था, चाहे वह कितना भी बेकार क्यों न हो। इसके अलावा न तो वह और न ही शांगुआन बिंगजू यह मानते थे कि द्वितीय श्रेणी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू जैसे शक्तिशाली प्राणी से मिलने वाले खजाने का कोई मूल्य नहीं था। अनंत न्यूनीकरण इसका एक स्पष्ट उदाहरण था। दुर्भाग्यवश शव के कई चक्कर लगाने के बाद भी न तो बाई जेमिन और न ही शांगुआन बिंगजू दूसरी वस्तु ढूंढने में कामयाब रहे। मुझे लगता है यही है। बाई जेमिन ने हार मान ली। शांगुआन बिंगजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसने कहा, हमें अभी अभी इतनी बड़ी खजाना मिला है। अगर ऐसी और चीजें होती तो मुझे ये और भी अजीब लगता। बाई जेमिन ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और आखिरकार उसकी हिम्मत बढ़ गई। वाकई वह सही थी। उसे इतना लालची नहीं होना चाहिए। शांगुआन बिंगजू की बात से उसका मूड बेहतर हो गया। बाई जेमिन ने अपने मन में पागलों की तरह अपने हाथों को रगड़ा और जोर से कहा, चलो परीक्षण करते हैं कि यह बच्चा कितना अच्छा काम करता है। शांगुआन बिंगजू ने कुछ नहीं कहा और राक्षस के लगभग पूरी तरह कुचले हुए सिर की ओर बढ़ी। उसके हाथ में एक बर्फ का खंजर दिखाई दिया और हल्की खोजबीन के बाद उसकी आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठी क्योंकि उसने नष्ट हो चुके मस्तिष्क के बीच में किसी कठोर चीज को छुआ। वास्तव में एक है। वह खुशी से चिल्लाई, क्षण भर के लिए उसका धैर्य खत्म हो गया। बाई जेमिन की खुशी के लिए उसकी मुट्ठी में द्वितीय श्रेणी का आत्मा पत्थर था। यह पहली बार था जब उसने सेकंड ऑर्डर सोल स्टोन देखा था और इसका मूल्य निस्संदेह अथाह था। कौन जानता था कि उसे दूसरा सोल स्टोन देखने में कितना समय लगेगा। कीमती सामान टूटने से बचने के लिए बाई जेमिन ने अपना बैग जंगल में छिपा दिया था, इसलिए उसके पास इस समय एक भी सोल स्टोन नहीं था। लेकिन फिर भी वह इस सोल स्टोन को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था। एक क्षण रुको, पहले देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। शांगुआन बिंगजू भी स्पष्ट रूप से ऐसे कीमती सोल स्टोन को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बिना कुछ और कहे उसने एक पल के लिए अपने बैग में टटोला और जल्द ही अंदर से कुछ दर्जन अवर्गीकृत सोल स्टोन निकाल लिए। बाई जेमिन ने एक अवर्गीकृत सोल स्टोन उठाया और, जबकि वह नहीं जानता था कि अनंत कमी कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए किसी को प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं थी। वह सोल स्टोन को नीचे के पास ले आया जहां अजीब क्रिस्टल क्षेत्र स्थित था और जल्द ही अंदर के सफेद प्रकाश कण चमकने लगे। अवर्गीकृत आत्मा पत्थर ने जल्द ही प्रतिक्रिया दी क्योंकि यह भी एक हल्के पीले सफेद चमक के साथ चमकने लगा जो जल्दी ही उज्ज्वल और उज्ज्वल होता चला गया। 2 या 3 सेकंड के बाद बाई जेमिन के हाथ में आत्मा पत्थर गायब हो गया था, जैसे कि वह पतली हवा में गायब हो गया हो। अनंत कमी महाकाव्य ग्रेड खजाना वर्तमान आत्मा मेगा साइक्लोन 10/5 लाख 10 सोल मेगा साइक्लोन। बाई जेमिन ने धीरे से कहा। उसे नहीं पता था कि सोल मेगा साइक्लोन कैसे काम करता है। उसे ये भी नहीं पता था कि सोल स्टोन उस राक्षस या प्राणी को मारने से पहले उसके स्तर या आदेश के आधार पर कितनी ऊर्जा दे सकता है। इस मामले में बाई जेमिन और शांगुआन बिंगजू दोनों असहाय थे और केवल परीक्षण जारी रख सकते थे। बाई जेमिन ने कुछ परीक्षण करने के लिए कुल 40 अवर्गीकृत आत्मा पत्थरों का सेवन किया। हालांकि उन्हें इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाए, लेकिन जो कुछ भी मिला वह उन्हें खुश करने के लिए काफी था। अवर्गीकृत आत्मा पत्थर जो वह और शांगुआन बिंगजू उपयोग कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से आत्मा पत्थर थे जो वुल्फ स्पाइडर के थे जिन्हें जंगल के अंदर मार दिया गया था। वो वुल्फ स्पाइडर बिल्कुल एक जैसे स्तर के नहीं थे, भले ही वे एक ही तरह के राक्षस थे जो पूरी तरह से सामान्य था। लेवल 5 और लेवल 10 के आसपास मंडराते हुए सोल स्टोन उच्च गुणवत्ता या निम्न गुणवत्ता के हो सकते हैं। हालांकि उन दोनों को आश्चर्य और राहत मिली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने कौन सा सोल स्टोन इस्तेमाल किया। सभी 40 सोल स्टोन ने ठीक 10 सोल मेगा साइक्लोन दिए। इन्फिनिट रिडक्शन में अब कुल 500 सोल मेगा साइक्लोन है। शांगुआन बिंगजू ने अपने बैग की ओर देखते हुए इशारा किया। मेरे पास अब कोई सोल स्टोन नहीं बचा है।
मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर भालू के शरीर को हमारे लिए प्रबंधनीय स्तर तक कम करने में कितनी ऊर्जा लगती है। बाय जैमिन ने सहमति में सिर हिलाया। अगर 516 मेगासाइक्लोन जानवर के आकार को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो ये खजाना बेकार था। अनंत कमी कौशल कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, अगर खपत बहुत अधिक थी तो इसका उपयोग करने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार सोल स्टोन बेहद कीमती और मूल्यवान थे। बाय जैमिन बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि भविष्य में ये आइटम दुनिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होंगे। शुरुआती चरणों में जितना ज्यादा वह प्राप्त करेगा, भविष्य में जब हालात ज्यादा गंभीर होंगे तो यह उसके और उसके गुट के विकास के लिए उतना ही बेहतर होगा। बाय जैमिन ने सेकंड ऑर्डर भालू पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, बंदूक के पीछे एक छोटी सी कांच की खिड़की दिखाई दी। चूंकि इसे पहले बंद कर दिया गया था, बाय जैमिन ने सोचा था कि यह सिर्फ किसी तरह की सजावट है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी भोली थी। ऐसे तकनीकी रूप से उन्नत और जादुई रूप से संचालित हथियार में अनावश्यक भाग कैसे हो सकते हैं? लक्ष्य: द्वितीय श्रेणी का आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू, ग्रेटर देन आकार में 10 सेमी तक कमी, 50 आत्मा मेगासाइक्लोन। छोटे से क्रिस्टल स्क्रीन पर संदेश देखकर बाय जैमिन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से खपत उस भयावह स्तर तक नहीं पहुंची थी। यदि मारे गए जानवर के स्तर की परवाह किए बिना सभी अवर्गीकृत आत्मा पत्थरों ने कुल 10 आत्मा मेगासाइक्लोन दिए, तो इसका मतलब था कि दूसरे क्रम के जानवर के आकार को कम करने के लिए कुल 5 अवर्गीकृत आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी। अभी भी बहुत सारे परीक्षण किए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन अस्थायी रूप से शांगुआन बिंगजू और बाय जैमिन इसके बारे में इतना ही कर सकते थे। अध्याय 196 विशेष फॉर्मूला, जादुई बारूद। 4 मीटर लंबे द्वितीय श्रेणी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू को 10 सेंटीमीटर तक कम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की खपत की पुष्टि करने के बाद बाय जैमिन ने अपने द्वारा प्राप्त खजाने की शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। स्वूश! जैसे ही उसने बेजान जानवर पर निशाना साधते हुए इन्फिनिट रिडक्शन का ट्रिगर हल्के से खींचा, हथियार की नोक से एक बैंगनी रंग की किरण निकली। बाय जैमिन ने सोचा कि यह किरण की बजाय एक प्रकार का स्कैन है, जैसे फिल्मों में देखा जाने वाला नेत्र स्कैनर, जिसमें रेटिना का विश्लेषण एक धीमी गति से चलती हुई रोशनी द्वारा किया जाता है। प्रकाश की बैंगनी किरण ने दूसरे क्रम के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू के पूरे शरीर को स्कैन किया और वह गायब हो गया। उसी समय जब प्रकाश की किरण धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, तो प्राणी का शरीर छोटा और छोटा होने लगा। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। शांगुआन बिंगजू की चमकदार आंखों और बाय जैमिन की उत्साहित नजर के तहत विशालकाय शरीर आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से छोटा और छोटा होने लगा। मात्र 5 सेकंड में एक बड़े घर के आकार का शरीर अब 10 सेंटीमीटर लंबा एक छोटा खिलौना बन गया था। यह क्या है? बाय जैमिन को जल्द ही कुछ अजीब बात समझ में आ गई। जहां जानवर का एक पैर था, ठीक वहां एक वस्तु जमीन पर पड़ी थी। संभवतः इसे द्वितीय श्रेणी के भालू के शरीर द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा था। शांगुआन बिंगजू ने विश्लेषण किया और वस्तु को उठाने के लिए आगे बढ़ा। यह वस्तु भेड़ की खाल जैसी लग रही थी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि भेड़ की खाल पर कई रून खुदे हुए थे। शांगुआन में बिंगजू के रेटिना पर उस वस्तु का वर्णन और विवरण चमक उठा। जादुई बारूद फॉर्मूला, ब्लैक फायर सल्फर, जहरीले गुणों वाला रक्त, कार्बन, सोल स्टोन। शांगुआन बिंगजू के चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। उसने कुछ नहीं कहा और बस भेड़ की खाल बाय जैमिन को दे दी ताकि वह अपनी आंखों से देख सके। छोटे भेड़ की खाल से बने स्क्रॉल की सामग्री को पढ़ने के बाद बाय जैमिन को यह नहीं पता था कि इसके बारे में क्या कहना है। बारूद एक प्रसिद्ध पदार्थ था जो सोल रिकॉर्ड के पृथ्वी पर आने से बहुत पहले से ही मौजूद था, लेकिन यह पहली बार था जब उसे जादुई बारूद बनाने का कोई फॉर्मूला मिला था। बारूद बहुत ही भयानक था। इसकी विनाशकारी शक्ति पर कोई सवाल नहीं था, इसलिए तथाकथित जादुई पाउडर निश्चित रूप से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली और विशेष होना चाहिए, और भी अधिक इसके अवयवों को देखते हुए। ब्लैक फायर सल्फर। न तो बाय जैमिन और न ही शांगुआन बिंगजू को पता था कि पृथ्वी पर उन्हें ऐसी चीज कहां से मिल सकती है। सल्फर, जरूर, लेकिन ब्लैक फायर सल्फर। इस ग्रह पर सोल रिकॉर्ड के आने से पहले ऐसी कोई चीज निश्चित रूप से पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी। जहां तक बाकी सामग्री का सवाल है, वे बहुत सरल सामग्री थी। जहरीले गुणों वाला खून पाना बहुत आसान था। दरअसल बाय जैमिन ने उस समय यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले कई उत्परिवर्तित और विकसित सांपों को मारा था। उसे बस खून को बिना शुद्ध किए वैसा ही रखना था और वह आसानी से कई लीटर खून प्राप्त कर सकता था।
कार्बन कई कारखानों में पाया जा सकता था, इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस सही शहर ढूंढना था और अंदर के राक्षसों को साफ करना था। जब तक वे बदकिस्मत नहीं थे, तब तक समूह को ऐसे राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ता जो बहुत शक्तिशाली थे। जहां तक आत्मा पत्थरों की बात है, तो इन्हें केवल दुश्मनों को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता था। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। चलो अभी इसे ही रहने देते हैं। भाई जैमिन ने अपना सिर हिलाया और भेड़ की खाल से बनी स्क्रॉल को सावधानी से रख दिया। भविष्य में यह शायद हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। शांगुआन बिन जू ने चुपचाप सिर हिलाया और इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। आज ये सिद्ध हो चुका है कि मानव जाति के हथियार धीरे धीरे विकसित राक्षसों के खिलाफ अप्रभावी हो जाएंगे। पहले से ही बुरी तरह से घायल दूसरे आदेश के जानवर को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए 2 IFVS की केंद्रित बमबारी, 20 से अधिक शॉट्स की आवश्यकता थी। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हथियारों में पूरे लोहे के किले को कुचलने की पर्याप्त शक्ति थी। हालांकि शांगुआन बिन जू को विश्वास नहीं था कि भालू ने जिस भयानक शक्ति का इस्तेमाल किया था वह बहुत से प्राणियों में थी, लेकिन प्रलय के विस्फोट के बाद से अभी 20 दिन से थोड़ा ज्यादा समय ही बीता था। उसे पूरा यकीन था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सेकंड ऑर्डर का अस्तित्व अब दुर्लभ नहीं रह जाएगा, जैसा कि ज़ॉम्बी इस समय थे, और जब ऐसा कुछ होगा तो मानव जाति के पास उनसे निपटने की शक्ति होनी चाहिए। यदि मानव न केवल अपनी व्यक्तिगत शक्ति बल्कि अपने हथियार और प्रौद्योगिकी को भी विकसित करने में असफल रहे, तो संभवतः निकट भविष्य में संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यद्यपि द्वितीय श्रेणी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली पुरातन भालू का आकार अनंत न्यूनीकरण की शक्ति के कारण उसके मूल 4 मीटर से घटकर मात्र 10 सेमी रह गया था, तथापि उसका वजन वास्तव में केवल आधे से कम हुआ था। बाई जैमिन घायल हो गया था और उसका बायां हाथ बाहर निकल गया था। वह अपनी कुल शक्ति का बमुश्किल 30-40% उपयोग कर सकता था, और अगर वह खुद को बहुत ज्यादा जोर लगाता तो वह अपने घावों को और भी ज्यादा खोल सकता था, जो उसके उच्च स्वास्थ्य के कारण पहले से ही ठीक होने लगे थे। इसलिए बहुत सावधानी से उसने और शांगुआन बिन जू ने जानवर के शरीर को एक बर्फ की गाड़ी पर ले जाया जिसे उसने कड़ी मेहनत से तैयार किया था। हालांकि शांगुआन बिन जू के आइस मेकर कौशल ने उसे व्यावहारिक रूप से कुछ भी बनाने की अनुमति दी, वास्तव में यह सरल चीजों पर अधिक केंद्रित था। इसलिए एक आइस कार्ट बनाने के लिए उसने बहुत ही कम समय में अपने कुल मैना का व्यावहारिक रूप से 90% हिस्सा खर्च कर दिया। जब तक वह सामने वाले जंगल से बाहर निकले, 2 M3 IFV चला रहे 2 सैनिक चिंतित मन से बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 घंटा हो चुका था जब दोनों मुख्य सड़क के दूसरी ओर जंगल में घुसे थे और बाहर नहीं निकले थे। सैनिकों की हिम्मत नहीं थी कि वे किसी भी तरह से उन अज्ञात इलाकों में जा सकें। M3 IFV जैसी शक्तिशाली 2 मशीनों के साथ भी वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने उन्हें जाते देखा तो वे दोनों निश्चिंत हो गए और जल्दी ही चारों का समूह उस जंगल के मध्य भाग में वापस चला गया, जो उस जंगल के सामने था जहां भालू को मारा गया था। कई जिंगई और झोंक देने जब बाई जैमिन को देखा तो वे उसकी ओर दौड़ पड़े। दोनों उसकी भयानक हालत देखकर चौंक गए। ये दूसरी बार था जब उन्होंने बाई जैमिन को इतनी भयानक चोटें खाते हुए देखा था। यह इस बात का एक और सबूत था कि दुश्मन कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था, जिसके कारण वे बच पाए थे। जबकि उनके 2 विश्वसनीय अधीनस्थों ने उनका समर्थन किया, शांगुआन बिन जू पर तुरंत चेन्हे और वू यीजुन ने हमला कर दिया और उससे सवाल पूछने लगे तथा उसकी स्थिति की जांच करने लगे। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। एकमात्र घायल व्यक्ति बाई जैमिन है, वह वही था जिसने दूसरे आदेश के भालू के खिलाफ हाथ से हाथ लड़ा था। शांगुआन बिन जू ने अपना सिर हिलाया और उस आदमी की ओर देखा जो अब लिली के साथ आराम कर रहा था, जो उसके आश्चर्य के लिए उसके चेहरे पर भयानक खूनी घाव के बारे में पूरी तरह से बेपरवाह था। इससे लिली के बारे में उसकी धारणा अनजाने में ही बेहतर हो गई। शांगुआन बिन जू बाई जैमिन की वर्तमान उपस्थिति के बारे में उदासीन और बेपरवाह हो सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अतीत की घटनाओं के कारण एक विशेष निष्क्रिय कौशल था जो उसके वर्तमान व्यक्तित्व को चिन्हित करता था। इसलिए वह ये देखकर हैरान थी कि कैसे एक और महिला, और वह भी एक कमजोर और शक्तिहीन, अभी भी उसे उसी नजर से देख सकती है जैसे हमेशा देखती थी, जबकि उसका चेहरा कम से कम 40% विकृत था। अध्याय 197 युद्ध के बाद जो कुछ हुआ था उसके कारण बाई जैमिन ने आराम करने का आदेश दिया। दूर क्षितिज पर सूरज ढलना शुरू हो चुका था और रात के दौरान बिना किसी सुरक्षा के जंगल में रहना सामान्य लोगों के लिए आत्महत्या से अलग नहीं था। बचे हुए लोग अभी भी लगातार डरे हुए थे क्योंकि करीब 1 घंटे पहले जो हुआ था
उनमें से कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और उनकी डर भरी आंखें आसपास के माहौल को सावधानी से देख रही थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब पिछले वाले की तरह दूसरा भयानक भालू छाया से बाहर निकल सकता है। उनमें से ज्यादातर ने बाईजैमिन की असली ताकत कभी नहीं देखी थी और बहुत कम लोगों ने उसे फर्स्ट ऑर्डर के जानवरों या दूसरे शक्तिशाली जीवों को खत्म करते देखा था। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसे उसके चरम पर देखा था और उसकी मौजूदा चोटों को देखकर उनके दिलों में निराशा और भी बढ़ गई। यह शायद इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि उन्होंने अभी तक दूसरे दर्जे के भालू का शव नहीं देखा था। लेकिन जब वे उस जानवर की लाश की और भी दयनीय स्थिति देख पाएंगे तो उन्हें शायद कुछ राहत और सुकून महसूस होगा। जंगल के बीचों बीच सैन्य अड्डा है। रसोई के प्रभारी तुरंत भोजन की तैयारी में लग गए। हालांकि इस बेस के पिछले कमांडर ने स्पष्ट कारणों से अपने साथ कई रसोई के बर्तन ले लिए थे, फिर भी कई ऐसे थे जो पीछे रह गए थे। इसलिए बाईजैमिन ने शुरुआती गांव में लौटने वाले दूत को कैजिंगी और झोंकदे को ये बताने का आदेश दिया था कि बर्तन और धूपदान या ऐसा कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। जब रात का खाना परोसा गया तो मेहनतकश बचे लोगों ने चाव से खाना शुरू कर दिया। उनमें से किसी को नहीं पता था कि वे अपनी स्थिति को देखते हुए एक और दिन जीवित रह पाएंगे या नहीं। कम से कम वे अपने पेट को संतुष्ट करके मरना चाहते थे और भूख से नहीं तड़पना चाहते थे। जबकि इन लोगों का भोजन केवल चावल और मांस था, भाप से पकाए गए रोटी के साथ, बिना किसी ज्यादा विलासिता और बिना किसी ज्यादा विविधता के। बचे हुए लोगों में से किसी के मन में जरा सी भी शिकायत नहीं थी। वे सभी अपनी आंखों में चमकती हुई खुशी के साथ खाना खा रहे थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि भूख का अनुभव करना कितना क्रूर और दर्दनाक है। असहायता की वह भावना जो हड्डियों को धीरे धीरे खाती जाती है, ये जागरूकता कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये भावना कि उनके शरीर की ताकत धीरे धीरे उन्हें छोड़ रही है, ये सब कुछ ऐसा था जिसे वे लोग नहीं समझ सकते थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं झेले या बड़ी कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया। इसके अलावा हालांकि रात का खाना सरल था, लेकिन वे जो मांस खा रहे थे वह वास्तव में उत्परिवर्तित जानवर का मांस था। उत्परिवर्तित जानवर का मांस मानव शरीर को बेहतर बनाने में सक्षम पोषक तत्वों से भरा था। इसने कमजोर लोगों को कुछ स्थायी आंकड़े दिए और इसका खून कड़ी मेहनत और भारी और अंधेरे भावनाओं से भरे दिन के बाद खोई हुई ऊर्जा को जल्दी से भरने में सक्षम था। सैन्य भोजन कक्ष में एक मेज पर समूह के मुख्य नेता तथा सशस्त्र सैनिक अपना अपना भोजन कर रहे थे। प्रथम ऑर्डर सांप का सूप, प्रथम ऑर्डर जंगली सुअर के मांस से भरी छोटी पाई, विभिन्न प्रकार के सॉस के साथ नूडल्स इत्यादि। ये निश्चित रूप से सामान्य बचे हुए लोगों की तुलना में बहुत अधिक विविधतापूर्ण रात्रिभोज था। हालांकि हर कोई समूह के नियमों से अवगत था, जो लड़े उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हथियारबंद लोग अपने कटोरे को बड़े चाव से खा रहे थे। इस तरह के व्यवहार का आनंद वे भी अक्सर नहीं ले पाते थे। केवल नेता ही इस तरह की चीज को जब चाहे खा सकते थे। बाईजैमिन पहले ही नहा चुका था और अब उसका बायां हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर बंदी पट्टी पर टिका हुआ था। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसके हाथ को लापरवाही से लटकाए रखने से बेहतर था। अपने वर्तमान स्वास्थ्य के साथ भी उसे ऐसी चोटों से उबरने के लिए 2 या 3 दिन और लगेंगे, जब तक कि उसे जादुई चिकित्सा उपचार न मिले। उसके चेहरे पर लगे घाव से काफी समय से खून नहीं बह रहा था। ऊतक धीरे धीरे और स्थिर गति से काम कर रहे थे, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर रहे थे, जबकि कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो चुके ऊतकों की जगह नए ऊतकों को आकार देने के लिए अतिरिक्त समय तक काम कर रही थीं। क्या तुम ठीक हो? चेन ही ने उसे जटिल आंखों से देखते हुए पूछा। जंगल से विजयी होकर लौटने के बाद उसने बाईजैमिन और शांगुआन बिंगजू के बीच एक अजीब सी नजदीकी देखी थी। ये किसी भी तरह से रोमांटिक नजदीकी नहीं थी, लेकिन चेन ही ने दोनों के बीच एक तरह की सद्भाव और शांति देखी। शांगुआन बिंगजू और बाईजैमिन के समान व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसा कुछ उम्मीद करना मुश्किल था। सबसे सामान्य बात यह होगी कि दोनों के बीच एक बड़ी असहमति की उम्मीद की जाए। इससे चेन ही थोड़ा हैरान और चिंतित हो गया। हालांकि वह बाईजैमिन के स्वास्थ्य के बारे में भी वास्तव में चिंतित था। आखिरकार बाईजैमिन एक युद्ध सहयोगी था जिसके साथ उसने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ झेला था, और जबकि वह उसे गुप्त रूप से एक तरह के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता था, उसके प्रति किसी भी तरह की नफरत महसूस नहीं करता था। मैं ठीक हूँ। बाईजैमिन ने सिर हिलाया और अपने चॉपस्टिक से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा लिया और धीरे धीरे उसका स्वाद लिया ताकि उसके चेहरे पर घाव फिर से न बढ़ जाए। जब हम कल गांव लौटेंगे तो मैं कंगलैन से अपने हुनर का इस्तेमाल मुझ पर करवाऊंगा। मुझे लगता है कि 3 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में, मैं अपनी सबसे अच्छी हालत में वापस आ जाऊंगा। ये वास्तव में अफसोस की बात है कि कांगलैन नहीं आई, अन्यथा वह अभी तुम्हारा इलाज शुरू कर सकती थी। वो यीजुन ने विलाप किया क्योंकि उसने कल्पना की कि बाईजैमिन चुपचाप कितना दर्द सह रही होगी।
उसने नहीं सोचा था कि ऐसे घाव बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होते। इसलिए हमें यहाँ सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए और कल सुबह वापस आ जाना चाहिए, शांगुआन बिंगजू ने शांति से बीच में कहा। चेन हे ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, क्या इससे दर्द नहीं होता? वह समझ ही नहीं पा रहा था कि बाइजैमिन कैसे पलक तक नहीं झपका रहा था। ऐसी चोटों से होने वाले दर्द की कल्पना मात्र से ही चेन हे कांप उठा। बाइजैमिन फर्स्ट ऑर्डर बीस्ट मीट का एक और टुकड़ा अपने मुंह में लेने ही वाला था, लेकिन चेन हे का सवाल सुनकर उसकी हरकतें अपने आप रुक गईं। उसने प्रतिभाशाली युवा निशानेबाज को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। तुम क्या सोचते हो? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा और फिर आंखें घुमाते हुए कहा, डरपोक बनना बंद करो और खाओ। क्या ये सिर्फ थोड़ा दर्द नहीं है? इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। उसे दर्द क्यों नहीं होता? बात बस इतनी थी कि बाइजैमिन को लगातार मुकाबलों के दौरान एक से ज्यादा बार चोट लग चुकी थी और कई बार तो वे बहुत ज्यादा दर्दनाक होती थीं। बात यहां तक पहुंच गई थी कि अब दर्द भी उतना भयानक नहीं रह गया था जितना पहले हुआ करता था। चेन हे ने अपना सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। वह बस समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अभी तक सिर्फ सती चोटें ही लगी थीं और सबसे बुरा घाव उसे हाथ पर गोली लगने से हुआ था जब उसने गांव के हथियारबंद लोगों का सामना किया था जो अब उनके अपने थे। समूह ने शांति से भोजन किया। उनमें से कुछ भविष्य के बारे में चिंतित थे, अन्य वर्तमान के बारे में चिंतित थे, अन्य अतीत को याद कर रहे थे। लेकिन वे सभी जानते थे कि उनके पास एकमात्र विकल्प बिना आराम किए आगे बढ़ते रहना था। दूसरे आदेश के भालू का दिखना उन सभी के लिए एक कठोर चेतावनी थी। यह एक चेतावनी थी जो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात न भूलने के लिए कह रही थी। शांति और शांति का वह युग जहां समाज के कानून उनकी रक्षा करते थे, बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। अध्याय 198 गांव की ओर वापसी। यानकिंग जिले के उत्तर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग के मध्य में लगभग 30 वाहनों का काफिला स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। ये काफिला इस मायने में काफी अनोखा था कि इसमें सिर्फ जीप, बस, वैन, ट्रैक्टर, ट्रक और कुछ अन्य सामान्य वाहन ही नहीं थे। काफिले के आगे एक विशालकाय धातु की मशीन थी जो हर बार इंजन की आवाज के साथ भयंकर रूप से दहाड़ती हुई राक्षस की तरह दिखती थी। काफिले के पीछे बिल्कुल पहले वाले जैसा ही एक जानवर था। ये दोनों M3 थे जो पहले सैन्य शिविर में थे। दो धातु के जानवरों ने अपनी दो मोटी तोपों को अलग अलग दिशाओं में इंगित किया, जबकि अंदर के सशस्त्र लोग अनुभवी ऑपरेटरों के मार्गदर्शन में मशीनगनों को सर्वोत्तम संभव तरीके से नियंत्रित करने में लगे थे। हालांकि उन्हें अभी भी अभ्यास की आवश्यकता थी। अस्थायी रूप से ये सबसे अच्छा था जो वे तब तक कर सकते थे जब तक उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिल जाता। भले ही भविष्य में मानव जाति ने अपने हथियार बदल दिए हों, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ बदलना पड़े। उदाहरण के लिए वे M3 की तकनीक का उपयोग करना जारी रख सकते हैं, लेकिन बख्तरबंद खोल में संशोधन कर सकते हैं और मुख्य तोपों को सोल रिकॉर्ड और विकास की उपस्थिति के अनुरूप जादुई हथियारों से बदल सकते हैं। दो M3 के अलावा भारी मशीनगनों से लैस एक दर्जन वाहन भी थे जो बसों और अन्य वाहनों की सुरक्षा कर रहे थे जिनमें बचे हुए लोग यात्रा कर रहे थे। मध्य भाग में उन वाहनों के अलावा जिनमें जीवित बचे लोग यात्रा कर रहे थे, कुछ भी नहीं ले जा रहे ट्रक भी थे। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि वहां कई छोटे आकार के शव थे। अगर कोई व्यक्ति ये देखेगा तो शायद हंसेगा, ये सोचकर कि वे इतनी छोटी चीज को ले जाने के लिए इतने बड़े मालवाहक ट्रकों का उपयोग क्यों कर रहे थे। बेशक ये छोटे शरीर वास्तव में बाइजैमिन और बाकी लोगों द्वारा मारे गए प्राणियों के शरीर थे। हालांकि आकार बहुत कम हो गया था, लेकिन प्रत्येक जानवर का वजन केवल आधा रह गया था। रात भर आराम करने के बाद बाइजैमिन की नींद खुली और उसने तुरंत देखा कि उसकी चोटें लगभग 20% तक ठीक हो गई थीं। ये देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ और एक बार फिर उसे एहसास हुआ कि उसका स्वास्थ्य कितना भयानक था, क्योंकि उसके अंदर और अधिक शक्तिशाली बनने की इच्छा बढ़ रही थी। आराम से नाश्ता करने के बाद बाइजैमिन ने जंगल छोड़ने के लिए आगे बढ़ने का सीधा आदेश दिया। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि दूसरे आदेश के भालू जैसा कोई दूसरा जानवर भी है, लेकिन पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। उसकी वर्तमान स्थिति में अगर कोई दूसरा ऐसा जानवर दिखाई देता है तो उसे जीवित रहने के लिए सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। जबकि शांगुआन बिंगजू हथियार अनंत कमी के साथ राक्षसों के आकार को कम करने के प्रभारी थे। वू यीजुन ने बाइजैमिन को सूचित किया था कि अवर्गीकृत आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी गिनती करने के लिए कुछ समय चाहिए। इसके बाद जबकि बचे हुए लोगों ने अवर्गीकृत जानवरों के शवों को ट्रकों तक पहुंचाया, वहीं अधिक शक्तिशाली और विकसित जानवर जैसे कि बाइजैमिन, शांगुआन बिंगजू, चेन हे, कै जिंगाई, झोंगदे आदि ने ट्रैक्टरों के साथ एक टीम के रूप में काम किया और विशाल प्रथम श्रेणी के जानवरों को खींचा, जिनका आकार अब कम हो गया था और वजन मूल से आधा था।
इसके बाद ही वे अंततः जंगल से बाहर निकले। हालांकि सैन्य अड्डा बड़ा था और इसकी सुविधाएं अच्छी थीं, लेकिन जंगल के बीच में रहना किसी भी तरह से अच्छा विचार नहीं था। भाई जैमिन ने अपने अड्डे को इतनी खतरनाक जगह पर ले जाने जैसी बेवकूफ़ी भरी बात सोची भी नहीं थी, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सब कुछ हो जाने के बाद तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दिया। मशीन गन, पिस्तौल, राइफल, ग्रेनेड, शॉटगन आदि जैसे कई सैकड़ों हथियार नारंगी, हरे, पीले, नीले रंग के बक्सों में भारी ट्रकों में भरकर लाए गए और गोला बारूद से लदे हुए थे। 30 से ज्यादा गाड़ियों के चलते हुए शोर की वजह से आसपास घूम रहे किसी जंगली जानवर या जीव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करना नामुमकिन था। इसलिए बीच सड़क पर उन्हें कुछ दुश्मनों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने मांस और खून खाने के इरादे से काफिले पर हमला कर दिया। दुर्भाग्यवश इन प्राणियों के लिए इससे पहले कि वे कुछ दिलचस्प कर पाते, गोलियों की बौछार उन पर बरस पड़ी और उनके शरीर में छेद हो गए, जिससे वे दयनीय और पहचान से परे की स्थिति में पहुंच गए। अलग अलग वाहनों पर मौजूद हथियारों से लैस लोगों ने ड्राइवरों को ब्रेक लगाने तक नहीं दिया और गोलियों की मात्रा का फायदा उठाते हुए आसपास के किसी भी दुश्मन को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। भले ही उनमें से कई चूक गए हों, लेकिन गोलियों की इतनी तेज बौछार के बीच 100% निशाना न लगना नामुमकिन था। यद्यपि यदि भाई जेमिन ने वाहनों को रुकने का आदेश दिया होता और कई जिंगई या किसी अन्य को कार्य सौंप दिया होता तो भारी मात्रा में गोला बारूद बचाया जा सकता था, लेकिन वाहनों की गति धीमी किए बिना अंधाधुंध गोलीबारी करने की तुलना में ऐसा करने में अधिक समय लगता। इस समय तक भाई जैमिन और अन्य नेता पहले से ही पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे कि मानव हथियार अंततः अप्रभावी हो जाएंगे। इसलिए गोला बारूद खर्च करना अब उनमें से किसी के लिए भी बहुत दर्दनाक नहीं रहा। बदले में उनके पास जो कमी थी वह थी समय। इसलिए किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि भाई जैमिन गोलियों को बेवजह बर्बाद होने देगा। बस इतना था कि इस समय वह किसी और से ज्यादा गांव में जाकर जादुई चिकित्सा उपचार प्राप्त करना चाहता था और उन महत्वपूर्ण चीजों पर काम करना शुरू करना चाहता था जो उसकी व्यक्तिगत ताकत और यहां तक कि उसके झंडे के नीचे रहने वाले सभी लोगों से संबंधित थी। वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण बिगिनिंग विलेज तक पहुंचने में कुल 12 घंटे का समय लगा, जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए बीच में एक बार ड्राइवरों को बदलना पड़ा। जब गाड़ियों का काफिला गांव के मुख्य द्वार से गुजरा तो शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन आसमान में सूरज अभी भी तप रहा था। वह क्या है? टैंक? अरे बेवकूफ, ये टैंक नहीं है, ये तो M3 है। अद्भुत, इतनी सारी शक्तिशाली बंदूकें। नेता अमर रहें। नेताओं की जय हो। जब सशस्त्र काफिला गांव के केंद्रीय चौराहे पर पहुंचा, जहां भाई जैमिन की कमान में सभी बचे हुए लोग एकत्र थे, तो वहां मौजूद लोग शब्दों से परे आश्चर्यचकित थे। उनमें से कई लोग ये पहचानने में विफल रहे कि IFV किस तरह के वाहन हैं। उन्हें लगा कि वे टैंक हैं। लेकिन अन्य जिन्हें थोड़ा अधिक सैन्य ज्ञान था, उन्होंने इस प्रकार के वाहन को पहचाना जो पूरी दुनिया में बेचा गया था और अपनी तरह का सबसे अच्छा था। बचे हुए लोगों की आंखों में राहत की चमक थी जब उन्होंने वाहनों से उतरते सैनिकों को देखा जो पूरी तरह से हथियारबंद थे और शक्तिशाली और डरावने लग रहे थे। उनमें से किसी को भी अब दुर्व्यवहार का डर नहीं था। जब तक वे नियमों का पालन करते रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। भाई जेमिन को जितनी अधिक शक्ति प्राप्त हुई, बचे हुए लोग उतने ही अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे तथा अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपने में उन्हें उतनी ही अधिक राहत महसूस हुई। जब सैनिक बंदूकें और गोला बारूद के बक्से उतार रहे थे, जो अब निषिद्ध क्षेत्र बन गया था, जहां अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी और यदि वे इस नियम को तोड़ते थे तो उन्हें तुरंत मृत्युदंड भी दिया जा सकता था, भाई जेमिन ने तुरंत कांग लैन की तलाश की। मुख्य विला के अंदर। हे भगवान! युवा जादूगरनी ने भाई जेमिन की दयनीय स्थिति देखकर सदमे में अपना मुंह ढक लिया। जब से उसने भाई जैमिन के पदचिन्हों पर चलना शुरू किया था, ये पहली बार था जब उसने उसे इतनी बुरी हालत में देखा था। उसके घाव भले ही जानलेवा न हो, लेकिन वे निस्संदेह मामूली चोटों से बहुत दूर थे। वह इस बात से भी हैरान थी कि उसके पास कितनी दृढ़ इच्छाशक्ति होगी कि वह अपने चेहरे पर उस दर्द को न दिखा सके जो शायद वह अंदर से सह रहा था। कांग लैन के भयभीत और चिंतित भाव को देखकर भाई जेमिन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। कांग लैन, जल्दी करो और उसे तुरंत ठीक करो। कई जिंगई उसे बिना हाथ हिलाए बस खड़ी देखकर थोड़ी परेशान लग रही थी। यह अजीब था क्योंकि वह आमतौर पर शर्मीली और शांत रहती थी, जिससे पता चलता था कि भाई जैमिन का स्वास्थ्य उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। यह भी सामान्य बात थी क्योंकि कई जिंगई उनकी वफादार अनुयायी थी। दोनों के बीच विश्वास बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और उस पर उनकी निर्भरता भी एक पायदान बढ़ गई थी। अध्याय 199 राक्षसी वसूली। कई जिंगई की आवाज और उसके तत्काल लहजे को सुनकर कांग लैन अंततः अपने होश में आ गई।
उसने बाई जेमिन की ओर देखा और थोड़ा चिंतित होकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कोई विशेष रूप से गंभीर चोट है जिसका इलाज आप चाहते हैं कि मैं करूं? कांग लैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसके लिए बाई जेमिन एक सर्वोच्च और अजेय अस्तित्व था। अतीत में, चाहे वह किसी भी तरह का दुश्मन हो या कितना भी शक्तिशाली हो, वह हमेशा जबरदस्त ताकत के साथ विजयी हुआ। हालांकि उसे ऐसे घावों के साथ देखकर उसे एहसास हुआ कि वह भी उसकी तरह एक इंसान था। इस विचार ने अनजाने में कांग लैन को भी यह एहसास करा दिया कि एक इंसान के रूप में बाई जेमिन को अपने कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस हो रहा होगा। लगभग 2000 लोगों की जिंदगी का बोझ और भोजन और सुरक्षा की निरंतर चिंता के कारण अगर उसकी मदद नहीं की गई तो वह एक दिन जरूर गिर सकता है। अपने सामने खड़ी महिला के विचारों से अनजान, बाई जेमिन ने अपना सिर हिलाया और सोफे पर बैठते हुए धीरे से कहा, बस मेरे बाएं हाथ को ठीक कर दो। मेरे हाथ पर दोनों बार अपने छोटे उपचार कौशल का उपयोग करो। तुम्हारी बांह पर। कांग लैन ने उसके चेहरे पर घाव को देखते हुए दोहराया। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन जल्द ही उसके सामने खड़े आदमी के विचार समझ गई और वह अपने होठों को काटने से खुद को नहीं रोक पाई क्योंकि उसकी काली आंखों में एक जटिल चमक चमक उठी। बाई जेमिन ने अपने शरीर के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अपने हाथ को चुना, यहां तक कि अपनी टूटी पसलियों के कारण महसूस हो रहे दर्द को भी नजरअंदाज कर दिया। इसका कारण संभवतः ये था कि वह अपनी शक्ति का यथासंभव शीघ्र उपयोग करना चाहता था। अगर कोई शक्तिशाली दुश्मन सामने आता तो चाहे उसकी 2 या 3 पसलियां टूटी हुई हों, बाई जेमिन उनका सामना कर सकता था, बशर्ते कि उसके दोनों हाथ और 2 पैर सही हालत में हों। हालांकि अपने बाएं हाथ के काम न करने की वजह से उसकी कुल ताकत स्वाभाविक रूप से सामान्य से बहुत कम थी। इस एहसास पर कांग लैन ने कई जिंगई के साथ नजरें बदलीं और फिर अपने पूरे जादू से उसके शरीर में मौजूद मन को हिलाना शुरू कर दिया। उसके हाथ एक हल्की सफेद चमक के साथ चमक उठी क्योंकि उसने सावधानीपूर्वक अपने फर्स्ट ऑर्डर लेसर हीलिंग कौशल को सक्रिय किया। कांग लैन का लघु उपचार कौशल मूल रूप से प्रथम श्रेणी का सक्रिय कौशल स्तर 1 था, लेकिन धीरे धीरे वो इस कौशल को विकसित करने की आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी और कुछ सोलस्टोन्स के अधिग्रहण के साथ उसके कौशल का स्तर थोड़े समय में 1 से 4 तक बढ़ गया था। अब फर्स्ट ऑर्डर लेसर हीलिंग लेवल 4 पहले की तुलना में 15% ज्यादा प्रभावी था। बाई जेमिन के उच्च स्वास्थ्य आंकड़े के साथ साथ उनके सुपरह्यूमन हेल्थ कौशल के निष्क्रिय बोनस के साथ, जिसने उन्हें प्राप्त होने वाली हीलिंग को 20% तक बढ़ा दिया, परिणाम आश्चर्यजनक थे। पहली सक्रियता के बाद जब सफेद रोशनी का पहला गोला उसके बाएं हाथ में गया तो बाई जेमिन को लगा कि सभी टूटी हुई हड्डियां बहुत तेज गति से मुड़ रही हैं, जो कि बहुत ही चकाचौंध करने वाली थीं। उसे लगा जैसे कोई ड्रिल लगातार उसकी त्वचा में चुभ रही हो और सिर्फ दर्द ही 90% लोगों को भूतों की तरह चीखने के लिए काफी था। 10 मिनट बाद जब पहले जादुई उपचार गोले का प्रभाव समाप्त हो गया तो कांग लैन ने एक बार फिर पहले की तरह उसी स्थान पर लेसर हीलिंग का प्रयोग किया। क्रैक क्रैक क्रैक। खामोश कमरे में दरार की आवाज फैल गई, जिससे कई जिंगई और कांग लैन के रोंगटे खड़े हो गए। बाई जेमिन के अलावा एकमात्र व्यक्ति जिसने अपना भाव बनाए रखा वह था लिलिथ, जो अपने मानव रूप में थी। लिलिथ ने बाई जेमिन के हाव भाव में हर चीज, हर विवरण को ध्यान से देखा और पाया कि कभी कभी उसकी दृढ़ आंखें झिझकती थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दर्द में था, लेकिन शुद्ध इच्छा शक्ति से वह मुश्किल से इसे सहन कर रहा था। लेकिन उसे दर्द क्यों नहीं होता? लगभग 1 महीने पहले वह एक सामान्य इंसान था। बस लिलिथ ने अनजाने में बाई जेमिन को बाकी इंसानों के बराबर इंसान नहीं माना था। कई बार वही ये भी भूल गई कि वह सिर्फ पहले क्रम का एक निचला अस्तित्व था। दूसरे जादुई गोले ने उसके शरीर के अंदर काम करना शुरू करने के 10 मिनट बाद बाई जेमिन की बाईं भुजा को रोशन करने वाली सफेद चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। हाथ में अभी भी कुछ अकड़न महसूस करते हुए बाई जेमिन खड़ा हुआ और अपने 2 वफादार अनुयायियों को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने बाएं हाथ को सहजता से आगे पीछे हिलाना शुरू कर दिया। उसने अपने सामने के खाली स्थान पर कई बार स्वाभाविक रूप से मुक्का भी मारा। आप नेता, आपका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया, कांग लैन ने आश्चर्य में कहा क्योंकि वह अविश्वास में उसे देख रही थी। उसने पहले बाई जेमिन के बाएं हाथ को छुआ था। स्वाभाविक रूप से उसे लगा कि उसकी हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गई हैं। उसने अनुमान लगाया कि इसे पूरी तरह से ठीक करने में कम से कम 3 या 4 और सत्र लगेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ही शॉट के बाद उसकी लेसर हीलिंग स्किल के 2 एक्टिवेशन के साथ उसकी सारी हड्डियां फिर से एक साथ आ गई। उसे इस तरह से चलते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिछले फ्रैक्चर भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं थे। कई जिंगई की आंखें चमक उठी जब उसने उसे श्रद्धा से देखा। इतने कम समय में 20 से ज्यादा फ्रैक्चर से उबरना
उसके अलावा और कौन ऐसा कुछ कर सकता था? कई जिंगई को यकीन था कि पूरे समूह में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति शांगुआन बिंगजू भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो आश्चर्यचकित नहीं हुआ वह थी लिलिथ। वह बाई जैमिन के वर्तमान आंकड़ों के साथ साथ उसके सभी कौशलों को भी जानती थी। बाई जैमिन ने हंसते हुए अपनी आवाज में गर्व के भाव के साथ बताया, मेरा स्वास्थ्य आंकड़ा 300 अंकों के करीब है, इसलिए मेरी रिकवरी दर पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड के आगमन से पहले एक विशेष रूप से स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में लगभग 30 गुना तेज है। मेरे पास एक निष्क्रिय कौशल भी है जो मुझे मिलने वाले सभी उपचार को 20% तक बढ़ा देता है। कांग लैन और कई जिंगई ने ये सुनकर चौंक गए कि उनका स्वास्थ्य लगभग 300 अंक तक पहुंच गया है। कांग लैन का स्वास्थ्य आंकड़ा मुश्किल से 57 अंक था और हालांकि कई जिंगई 87 अंकों पर थोड़ी बेहतर थी, फिर भी वह उससे तुलना नहीं कर सकती थी। तभी दोनों को एहसास हुआ कि वे उससे बहुत पीछे हैं और अगर वे उसके लिए कुछ भी उपयोगी होना चाहते हैं और भविष्य में उसके लिए बाधा नहीं बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक जैसी चमक देखी। यह पहली बार था जब बाई जैमिन ने लिलिथ के अलावा किसी और जीवित प्राणी को अपने आंकड़ों के बारे में बताया, और ऐसा करने का एकमात्र कारण यह था कि वह जानता था कि उसके सामने खड़ी दो महिलाएं किसी को कुछ नहीं बताएंगी। आखिरकार अच्छे या बुरे के लिए वे उसके निचले नेता उपवर्ग से जुड़े कौशल के निष्क्रिय प्रभाव के अधीन थीं। मुझे लगता है कि अगले 3 सत्रों में आप अपनी अधिकतम स्थिति में वापस आ सकेंगे। लिली खड़ी हुई और प्रसन्न मुस्कान के साथ उसके पास पहुंची। मुझे ऐसा लगता है। बाई जैमिन ने चमकती आंखों से उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। कांग लैन, कई जिंगई, ध्यान से सुनो। उसने गंभीर भाव से उनकी ओर देखा और अगले कुछ दिनों के लिए अपनी योजनाएं बताईं। उसकी बात सुनकर दोनों स्त्रियों की आंखें तीव्र उत्साह से चमक उठीं। अध्याय 200 गुट, निम्न अस्तित्व और उच्च अस्तित्व। शाम के 6 बज चुके थे और धीरे धीरे सूरज अपनी चमक खोने लगा था। हालांकि यह अभी भी आसमान में चमक रहा था, लेकिन तापमान इतनी तेजी से गिरने लगा था कि कोई भी इसे देख सकता था और वह चमकीला सुनहरा पीला रंग जो इसे इतना खास बनाता था धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और फिर एक हल्के नारंगी रंग में बदल गया। शुरुआती गांव में कम से कम 10 किलोमीटर की सुरक्षित परिधि थी जिसका केंद्र गांव ही था। इस परिधि में किसी भी तरह के उत्परिवर्तित प्राणी या ज़ॉम्बी का सामना करने वाले किसी भी जीवित व्यक्ति की संभावना विशेष रूप से कम थी क्योंकि फुज़ुएफिग और बाकी लोगों ने किसी भी तरह के अव्यक्त खतरे को मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। फिर भी कभी कभार किसी जंगली जानवर या ज़ॉम्बी को घुसने से रोकना असंभव था। आखिरकार ऐसी घटना को रोकने के लिए दिन रात परिधि की रखवाली करने वाले एक बड़े सशस्त्र जनशक्ति की आवश्यकता होगी। वर्तमान में ऐसा करना असंभव था। अनावश्यक मौतों से बचने के लिए बचे हुए लोग, जिनकी संख्या अब कुल मिलाकर लगभग 2000 हो गई थी, केवल मध्य परिधि के पास के घरों में रहते थे। हालांकि वे अभी भी बाहर ही थे क्योंकि वे केवल सामान्य नागरिक थे। सामान्य नागरिक जो किसी भी तरह का जोखिम भरा काम नहीं करना चाहते थे या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपना पेट पालना नहीं चाहते थे, वे गांव के अंदर अल्पसंख्यक थे। बहुसंख्यक कुलीन नागरिक थे जो काम करने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने बीच की परिधि पर कब्जा कर लिया। ऐसी सुरक्षात्मक व्यवस्था के तहत जब तक कोई व्यक्ति स्थापित नियमों की अनदेखी न करे और बहुत दूर न चला जाए, तब तक हताहतों की संख्या व्यावहारिक रूप से शून्य होती थी। आसपास के क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित करने के लिए चेन हे, शांगुआन बिंगजू और कांगलान ने निर्माण कार्य में अनुभव रखने वाले या मजबूत शरीर वाले 100 से अधिक कुलीन नागरिकों को भारी काम करने के लिए अपने साथ ले लिया। उसके बाद बस्ती की बाहरी परिधि की ओर बढ़ गए। 3 शक्तिशाली लड़ाकों और 70 से अधिक सशस्त्र सैनिकों की देखरेख में कुछ बचे लोगों ने 2 या 3 मीटर गहरे गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, जबकि अन्य लोग बड़े पेड़ों के तने या मजबूत लकड़ी के तख्ते लेकर चल पड़े। धीरे धीरे 6 से 7 मीटर ऊंची एक देहाती लेकिन मजबूत लकड़ी की दीवार खड़ी कर दी गई। इस बीच बाई जैमिन अपने विला के पीछे एक इमारत के अंदर थे। पहले जो बिस्तर और फर्नीचर थे उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया था। कई दीवारें गिरा दी गई थीं, जिससे केवल 100 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह वाला एक विशाल लिविंग रूम बचा था, जिसमें अब कई अजीबोगरीब चीजें भरी हुई थीं जिन्होंने पिछले फर्नीचर और उपकरणों की जगह ले ली थी। चिमटे, चिमनी, सभी प्रकार के हथौड़े, विभिन्न आकार की निहाई बड़ी कार्य मेजें आदि सभी प्रकार के औजार दीवारों पर लटके हुए थे या किनारों पर करीने से व्यवस्थित अलमारियों पर रखे हुए थे। एक कोने में तरह तरह की बड़ी बड़ी खालें लटकी हुई और अलग अलग रस्सियों से खींची हुई दिखाई दे रही थीं। इसके अलावा दूसरे कोने में अलग अलग आकार की वस्तुओं के कई पहाड़ थे जो छत में लगी बड़ी सौर खिड़की से आती धूप की चमक में धातु के स्पर्श से झिलमिलाते हुए लग रहे थे।
बुरा नहीं है, उन्होंने यहाँ अच्छा काम किया है। बाई जैमिन खाल के पास गया और उन्हें छूकर देखा कि वे सूखी हैं या नहीं, और उसने सहजता से टिप्पणी की, क्या अब तुम काम करना शुरू करोगे? लिलिथ ने पूछा। वह अपने स्वाभाविक रूप में थी, काम की मेज पर आराम से बैठी हुई थी और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ बाई जैमिन की पीठ को देख रही थी। बाई जैमिन ने अपना बायां हाथ कई बार हिलाया और फिर सिर हिलाया। ये सही है, मुझे तुरंत खाल पर काम शुरू करना होगा, नहीं तो समय बीतने के साथ वे खराब होने लगेंगे। दुनिया का मान भी क्षय को नहीं हरा सकता, है न? मम्मा, लिलिथ ने सहमति जताई। समय की शक्ति अभी भी सर्वोच्च है और केवल जब कोई 5वें क्रम तक पहुंचता है तो वह जीवन की नदी के क्षय से प्रतिरक्षित हो सकता है जो अंतहीन रूप से बहती है। 5वां क्रम। बाई जैमिन एक पल के लिए रुक गया। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने संकोच से पूछा, 5वें क्रम तक पहुंचने के बाद आप वह बन जाते हैं जिसे आप उच्च अस्तित्व कहते हैं। लिलिथ ने इसे छिपाया नहीं और शांति से सिर हिलाया। उसने उदासीन स्वर में समझाया, अवर्गीकृत अस्तित्वों को अलग रखते हुए प्रथम श्रेणी से लेकर चौथे क्रम तक कोई भी अस्तित्व चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अंततः मर जाएगा। यह एक पूर्ण तथ्य है। जबकि प्रथम श्रेणी के अस्तित्व और चौथे श्रेणी के अस्तित्व के बीच जीवन प्रत्याशा पूरी तरह से अलग है, दिन के अंत में वे सभी राख में बदल जाते हैं। ये अस्तित्व जो समय के प्रवाह को पराजित करने में विफल रहते हैं, उन्हें उच्चतर अस्तित्व द्वारा निम्नतर अस्तित्व कहा जाता है। बाई जैमिन चुप रहा। आखिरकार उसे कई बातें समझ में आ गईं। निम्न अस्तित्व शब्द का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि जो लोग समय को हराने में कामयाब रहे, उनके दृष्टिकोण से वे विशेष प्राणी थे, बाकियों से अलग। इसीलिए उन्होंने निम्न और उच्चतर में अंतर किया। बाई जैमिन पूछना चाहता था कि उसे 5वें क्रम तक पहुंचने के लिए किस स्तर की आवश्यकता है, लेकिन अंत में उसने ये सवाल न पूछने का फैसला किया। वह सिर्फ एक दुखी प्रथम क्रम स्तर 40 अस्तित्व था। ऐसा सवाल पूछने का क्या फायदा जो शायद उसे निराश ही करेगा, जबकि उसे इसका जवाब पता था। बाई जैमिन का मानना था कि आगे जो है उस पर ध्यान देना बेहतर है, बजाय इसके कि वह इतनी दूर तक देखे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह भविष्य की उपेक्षा कर रहा था। बात बस इतनी थी कि कुछ चीजें उसकी पहुंच से बाहर थीं जिनके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चाहे वह कोई शक्तिशाली उच्चतर अस्तित्व हो या फिर वह मात्र स्तर 100 निम्नतर अस्तित्व हो, वे सभी एक हाथ से बाई जैमिन को कुचल सकते थे। यह एक निर्विवाद तथ्य था, इसलिए उसके लिए एक या दूसरे के बीच कोई अंतर नहीं था। फिर भी उसने एक और सवाल पूछने का फैसला किया। ऐसा सवाल जो उसे परेशान न करे, बल्कि कम से कम उसे पूरे ब्रह्मांड की सामान्य स्थिति के बारे में कुछ सुराग दे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उच्चतर अस्तित्व के कितने गुट मौजूद हैं? बाई जैमिन इनमें से किसी भी गुट का दुश्मन नहीं था, कम से कम अभी तक तो नहीं। इसलिए उसे उनकी चिंता नहीं थी, चाहे एक गुट हो या हजारों। ऐसी चीजों का लाक्षणिक रूप से उससे कोई लेना देना नहीं था। लिलिथ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, अपना सिर छत की ओर झुकाया और लाइट ब्रेकर के माध्यम से आकाश को देखा। वह सूर्यास्त की किरणों से प्रकाशित एक दिव्य देवी की तरह लग रही थी। जब बाई जैमिन ने सोचा कि वह जवाब नहीं देगी, तो उसने कुछ अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया, मैं निश्चित नहीं हूं। संभवतः और भी अधिक छुपे हुए प्राणी हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार और संभवतः अधिकांश लोगों की जानकारी के अनुसार वर्तमान में विद्यमान उच्चतर सत्ताओं के गुटों की संख्या 8 है। लिलिथ ने फिर उन्हें एक एक करके सूचीबद्ध किया। स्वर्ग की सेना, जिसका नेतृत्व बाइबल का परमेश्वर करता है। लूसीफर या शैतान के नेतृत्व वाली राक्षसी सेना। ड्रैगन, भगवान का साम्राज्य ड्रैगन सम्राट के नेतृत्व में। अमर रक्त पिपासा, पिशाच राजा के नेतृत्व में। अनंत क्रिम्सन ज्वाला, अनंत फीनिक्स के नेतृत्व में। स्वर्गीय चंद्र सेना, जिसका नेतृत्व भेड़िया सम्राट कर रहा है। विकास की सेना, ज़ोंबी पूर्वज के नेतृत्व में। भक्षक और विध्वंसक, जिनका नेतृत्व एक जानवर करता है जो स्वयं को स्टार भक्षक कहता है।